नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन करेंगे संस्कृत भाषा की संपूर्ण शिक्षण विधि। और ये दोस्तों शिक्षण विधि अपन कर लेंगे, उसके बाद आप निश्चित रूप से कोई सी भी टेस्ट सीरीज का प्रश्न हल करना आपका गलत नहीं होगा। यदि रीट के 70 का पेपर बनाया हुआ होगा तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, और यदि एग्जामिनर का उद्देश्य आपसे प्रश्न गलत करवाना ही है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। बाकी रीट के लेवल का कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ये मैं 101% गारंटी लेता हूँ। देखिए दोस्तों, संस्कृत की शिक्षण विधियों की बात करूं तो अपन जैसे संस्कृत की शिक्षण विधि पढ़ेंगे उसके पश्चात दोस्तों लास्ट के अंदर आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न है वो अपन देखेंगे। तो ये नीचे देख लीजिए दोस्तों, सारे के सारे पेपर मैंने डाले हैं, ये आपको दिखा देता हूं मैं। ये देखिए दोस्तों, ये पीछे के प्रश्न है जो कि मैंने साफल्यम की बुक के पीछे वाले प्रश्न लिए हैं। ये प्रश्न अपन देखेंगे शिक्षण विधियों के। पहले अपन शिक्षण विधि पढ़ेंगे। तो शिक्षण विधि दोस्तों शुरू करूं इससे पहले आपसे निवेदन है कि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। इसके अलावा दोस्तों कक्षा 6 राजस्थान अध्ययन की संपूर्ण PDF है वो टेलीग्राम पर डाल दी गई है। पहले तो दोस्तों मैंने उसका चार्ज रखा था, फिर मन में आया कि नहीं यार ये काम नहीं करते हैं, फ्री डाल दी मैंने, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और पूरी वीडियो देखना चाहें तो आप वीडियो भी देख सकते हैं। वीडियो भी मैंने डाल दिए हैं यूट्यूब के ऊपर, प्ले लिस्ट भी बनी हुई है। कक्षा 6 राजस्थान अध्ययन, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा दोस्तों। 200-250 प्रश्न है कक्षा 6 के। तो देखिए दोस्तों, शिक्षण विधियों की बात करूं मैं तो आप किसी भी सब्जेक्ट की शिक्षण विधि पढ़ना, चाहे SST पढ़ना, चाहे आप हिंदी की पढ़ना, चाहे आप मैथ साइंस की पढ़ना, चाहे आप संस्कृत की पढ़ना, आपको विद्वान नहीं बनना है दोस्तों। आपको कक्षा 8वीं तक के बच्चे पढ़ाने हैं। कौन सी क्लास तक के? 8वीं क्लास तक के। और आपकी नज़रों के सामने दोस्तों सबसे पहले मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण आपके अंदर होना चाहिए। यदि आपके अंदर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है तो आपके आगे 8वीं क्लास तक के ही बच्चे आएंगे, और आपकी सोच 8वीं क्लास तक के बच्चे को पढ़ाने वाले की होनी चाहिए। और यदि आप शिक्षण विधियों में विद्वान बनने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों हकीकत बताऊं, प्रायोजना विधि है उसे PhD भी होती है। PhD में लगती है प्रायोजना विधि, और हमारे साइकोलॉजी के अंदर मास्टर डिग्री करते हैं तब लगती है प्रायोजना विधि। ऐसे किसी चीज़ का कोई अंत नहीं होता, आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके लेवल का है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं शिक्षण विधि। शिक्षण विधियों की बात करूं दोस्तों तो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बता देता हूं शिक्षा का। यदि अपन को इतिहास पता होगा शिक्षा का तो दोस्तों आगे अपने प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए दोस्तों, इतिहास की यदि बात करूं तो लॉर्ड मैकाले, तो ध्यान रखना लॉर्ड मैकाले ने 1835 में, कब? 1835 में एक घोषणा पत्र लेकर आया था दोस्तों लॉर्ड मैकाले। भारत में दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा का जनक दोस्तों लॉर्ड मैकाले को ही माना जाता है। आगे चलकर दोस्तों 1854 के अंदर वुड डिस्पैच आया था। क्या आया था? वुड डिस्पैच। तो ये भी आपको ध्यान रखना है 1854। ये दोस्तों बस इतना ही ध्यान में रखना है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। वुड घोषणा पत्र कब आया था? तो 1854 के अंदर आया था। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। फिर आगे चलकर दोस्तों हंटर आयोग आया था, वो भी दोस्तों शिक्षा से संबंधित था, लेकिन वो अपन को ध्यान में नहीं रखना है। आगे चलकर दोस्तों 1952-53 के अंदर माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी बुदालियर आयोग की स्थापना हुई। तो ऐसे सीधा पूछ सकता है बुदालियर आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1952-53 के अंदर बुदालियर आयोग की स्थापना हुई थी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। किसने की थी? तो दोस्तों बुदालियर आयोग है, इसकी स्थापना या माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना दोस्तों डॉक्टर लक्ष्मण सिंह बुदालियर की अध्यक्षता में की गई थी। आगे चलकर दोस्तों यदि बात करें तो संस्कृत आयोग कब आया था? तो ये अपने लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अपन संस्कृत की शिक्षण विधियां पढ़ रहे हैं। तो संस्कृत आयोग है, इसका गठन हुआ था दोस्तों 1956 में। कब हुआ था? 1956 में हुआ था। किसके निर्देशन में हुआ था या अध्यक्षता किसने की थी इसकी? तो इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों सुनीत कुमार चटर्जी ने। किसने? सुनीत कुमार चटर्जी ने की थी। ये चीज आपको क्या है ध्यान में रखनी है। इसके बाद यदि बात करें दोस्तों तो 1961 के अंदर, कब? 1961 में, ये चीज आप ध्यान में रखना। 1961 के अंदर NCERT की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? NCERT की स्थापना की गई। आपको क्या करना है दोस्तों, गूगल के ऊपर लिखना है NCERT, उसकी फुल फॉर्म आएगी। फुल फॉर्म आप लिख लेना अपनी कॉपी के अंदर, नेशनल काउंसिल
नेशनल काउंसिल एजुकेशन फॉर रिसर्च टीचिंग। इस तरह से दोस्तों उसकी पूरी फुल फॉर्म आएगी। आप पूरी फुल फॉर्म लिख लेना, कई बार एग्जाम में NCERT की फुल फॉर्म है वो पूछ ली जाती है। आगे चल करके दोस्तों 1964 के अंदर, कब 1964 के अंदर शिक्षा आयोग, ये दोस्तों शिक्षा आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ था? तो दौलत सिंह कोठारी, याद रखना, दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता के अंदर शिक्षा आयोग का गठन किया गया 1964 में। आगे चलकर दोस्तों 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन किया गया। कब किया गया? 1968 के अंदर दोस्तों पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी। तो ये आप ध्यान में रखना दोस्तों। इस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ये रीट 2018 में प्रश्न पूछा गया है अभी पीछे। फिर देखिए दोस्तों आगे चल करके यदि बात करें तो 1986 के अंदर, कब? 1986 के अंदर दोस्तों नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्थापना की गई। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी कि नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई? 1986 में आई। कब आई? 1986 के अंदर आई थी। फिर देखिए दोस्तों 1987 में एक ऑपरेशन चलाया गया था दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड राजीव गांधी के समय। तो ये ध्यान में रखना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब चलाया गया? 1987 में चलाया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। फिर देखिए दोस्तों 1992 में एक रिपोर्ट आई थी, प्रोफेसर यशपाल ने ये रिपोर्ट दी थी दोस्तों 1992 में। रिपोर्ट क्या थी कि बस्ते का बोझ कम हो, और इसको दोस्तों इस समिति को बोलते हैं यशपाल समिति। क्या बोलते हैं? यशपाल समिति बोलते हैं। यशपाल समिति ने एक रिपोर्ट दी थी कि बस्ते का बोझ कम हो। कब दी थी? 1992 में दी थी। और दोस्तों ये मिड डे मील है ना, मिड डे मील, तो मिड डे मील कब शुरू हुआ था? 1995 में शुरू हुआ था मिड डे मील। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि मिड डे मील कब शुरू हुआ था? 1995 में शुरू हुआ था मिड डे मील। आगे चल करके यदि बात करें दोस्तों, तो 2002 के अंदर महत्वपूर्ण काम हुआ था दोस्तों। 2002 में इंपॉर्टेंट है, हर जगह ये प्रश्न पूछा जाता है। 2002 के अंदर क्या काम हुआ था? 86वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन हुआ। 86वें संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को दोस्तों शिक्षा का मौलिक अधिकार ये दिया गया था दोस्तों। 86वां संविधान संशोधन 2002, 6 से 14 वर्ष मौलिक अधिकार 21 क के अंतर्गत दोस्तों जोड़ा गया था। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। 2005 के अंदर क्या हुआ था दोस्तों? 2005 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा आई। अब देखिए दोस्तों आपके सामने दो शब्द है, वो अभी मैं क्लियर कर जाता हूं ताकि आपके जिंदगी में प्रॉब्लम ना आए। एक तो होती है दोस्तों पाठ्यचर्या। क्या होती है? पाठ्यचर्या। एक होता है दोस्तों पाठ्यक्रम। क्या होता है? पाठ्यक्रम। दोस्तों पाठ्यचर्या है ये तो होती है संकुचित, और पाठ्यक्रम होता है दोस्तों व्यापक। पाठ्यचर्या दोस्तों एक कक्ष तक सीमित टाइम टेबल होता है, और दोस्तों पाठ्यक्रम है ये विस्तृत होता है। ये विद्यालय के अंदर, विद्यालय के बाहर और विद्यालय से संबंधित समस्त जो गतिविधियां हैं वो पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती है। दोस्तों अपन पाठ्यक्रम को सिलेबस बोलते हैं, जो कि अपन गलत बोलते हैं। सिलेबस बोलते हैं दोस्तों पाठ्यचर्या को। पाठ्यक्रम को बोलते हैं दोस्तों करिकुलम। किस से बना है करिकुलम? कुरेरे से बना है दोस्तों। करिकुलम कुरेरे से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? दौड़ का मैदान। यानी एक दौड़ के मैदान में जैसे धावक दोस्तों दौड़ करके अपनी जीत को हासिल करता है, उसी प्रकार एक बच्चा है वो इस दौड़ के मैदान पर दौड़ करके अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। आगे चल करके दोस्तों क्या हुआ था 2009 के अंदर? कब? 2009 के अंदर क्या हुआ था? RTE राइट टू एजुकेशन, RTE राइट टू एजुकेशन लागू किया गया। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान में रखना। RTE कब लागू हुआ? तो 2009 में लागू हुआ। फिर देखिए दोस्तों 2017 के अंदर 2017 के अंदर क्या हुआ था? नवीन शिक्षा नीति समिति का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता के अंदर। तो ये बात आप ध्यान में रखना। आगे चल करके दोस्तों
नई शिक्षा नीति है ये बन चुकी है, 2020 के अंदर बन गई थी, लेकिन दोस्तों कांग्रेस की गवर्नमेंट है ये चीज़ें नहीं पूछेगी, क्योंकि कांग्रेस वाले तो कांग्रेस वाली पूछेंगे। तो दोस्तों कांग्रेस वाली आप ध्यान में रखना, 2020 के अंदर एक प्रोग्राम लॉन्च किया कांग्रेस सरकार ने दोस्तों, स्माइल प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम? स्माइल प्रोग्राम। स्माइल प्रोग्राम क्या है दोस्तों? सोशल मीडिया इंटरफेरेंस फॉर लर्निंग डिस्टेंस, तो डिस्टेंस एजुकेशन है दोस्तों ये। तो ये आपको ध्यान में रखना है स्माइल। मैंने दोस्तों एक दिन टेलीग्राम पर आपके लिए डाला भी था कि व्हाट्सएप के ऊपर दोस्तों जो ये स्माइल प्रोग्राम के तहत शिक्षा दी जा रही है, ये स्माइल प्रोग्राम है, उसका अभी सेकंड वर्जन भी आ चुका है, ठीक है। तो आप टेलीग्राम के ऊपर मेरी वो दोस्तों लिख करके वो पूरा डाला हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं स्माइल वाला। तो स्माइल वाला आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 2 दिवस है, उन दिवसों को आपको ध्यान में रखना है। वो दिवस कौन कौन से हैं? एक तो है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है, ये कब मनाया जाता है? 11 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आपके दिमाग में क्लिक हो गया होगा। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 सितंबर को मनाया जाता है। अब देखिए दोस्तों संस्कृत भाषा की यदि बात करें अपन संस्कृत भाषा की, तो संस्कृत भाषा है दोस्तों त्रि भाषा फॉर्मूला है। उसके अंदर दोस्तों प्रथम भाषा मातृभाषा, द्वितीय भाषा दोस्तों हिंदी अंग्रेजी, और तृतीय भाषा यानी कोई भी वैकल्पिक। तो जो संस्कृत है उस भाषा का दोस्तों वैकल्पिक स्थान है, यानी तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत को स्थान मिला हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, रीट 2015 में यहाँ से प्रश्न आया था, ठीक है। तो अब चलिए दोस्तों, आई होप आपका रिदम बन गया होगा। अब अपन शुरू करते हैं भाषा कौशल से अपनी शिक्षण विधियां। यहाँ तक दोस्तों मैंने थोड़ा आपको बैकग्राउंड है वो इसका बता दिया है। तो देखिए दोस्तों संस्कृत भाषा के कौशल कितने हैं? तो दोस्तों संस्कृत भाषा के कौशल हैं 4। कितने हैं? 4। चत्वारी। कितने हैं? संस्कृत भाषा के कौशल 4 हैं। चत्वारी। अब देखिए दोस्तों ये चत्वारी यहाँ पर क्यों है? नपुंसकलिंग आया है। क्या है? नपुंसकलिंग आया है। ये चत्वारी क्यों आया है? तो दोस्तों जो संख्या ज्ञान हम लगाए अपने, संख्या ज्ञान आपको 1 से लेकर 4 तक होना चाहिए। 1 से लेकर 4 तक होना चाहिए। यहाँ पर सर ने, जैसे ये उत्कर्ष वाले सर हैं, उन सर ने लिखवाया, तो उन्होंने चत्वार्य क्यों नहीं लिखा? यहाँ पर ये चत्वारी क्यों नहीं लिखा? ये चत्वारी क्यों लिखा? तो ध्यान रखना दोस्तों, नपुंसकलिंग के साथ यही चत्वारी लगता है। क्या लगता है? यही वाला चत्वारी लगता है। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि संख्या ज्ञान है वो अपन को 1 से 4 तक होना चाहिए। बाकी यदि नहीं भी है तो भी चलेगा, क्योंकि दोस्तों 1 तक है वो एका एकम द्वि इस तरह से चलता है दोस्तों। त्रिश त्रीणी, ठीक है, चतुर चतरस चतवारी, इस तरह से दोस्तों ये चलता है संख्या ज्ञान। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ तक तो 4 तक की दोस्तों संख्या ज्ञान है वो आपको ध्यान में रखनी है। देखिए एका एकम, ये दोस्तों पुल्लिंग में, ये स्त्रीलिंग में, ये नपुंसकलिंग में। फिर दोस्तों द्वे, ऐसे द्वे, त्रे तिस्त्रत, इस तरह से दोस्तों। और त्रीणी, चत्वारय चतरस चतवारी। फिर आगे दोस्तों 5 षड सप्त अष्ट नव 10 एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश 19 20 इस तरह से चलती है। वहां तक आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 से 4 तक आपकी गिनती याद होनी चाहिए। तो भाषा के कौशल कितने हैं? तो भाषा के कौशल है 4। याद रखना, भाषा के कौशल कितने? 4। अब देखिए दोस्तों इनका मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? तो देखिए दोस्तों मनोवैज्ञानिक क्रम की बात करें तो LSRW, क्या है? LSRW इनका मनोवैज्ञानिक क्रम है। यानी दोस्तों लिसन यानी सुनना, स्पीच यानी भाषण,
रीडिंग यानी दोस्तों पढ़ना, राइटिंग यानी लेखन। ये इनका मनोवैज्ञानिक क्रम है। ये मनोवैज्ञानिक क्रम किसने दिया था? फ्रोबेल ने दिया था। किसने दिया था? फ्रोबेल ने दिया था। और मारिया मोंटेसरी है दोस्तों, उन्होंने थोड़ा सा फेरबदल किया था, लेकिन दोस्तों उसके बारे में प्रश्न नहीं पूछा गया है संस्कृत में। यहीं से प्रश्न आए दोस्तों। तो देखिए स्वर्ण, वदन, पठन, लेखन। देखिए आरटेट 2012, रीड 2015, रीड 2018, ठीक है, यहीं से प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। यहां से प्रश्न आपको बता देता हूं, इतने समान में से प्रश्न कितने आ गए हैं? 2012 में, 15 में, 18 में 4-5 प्रश्न इतने में से आए हैं दोस्तों। यही एक घुमाकर पूछे उसने प्रश्न अपन अंत में देखेंगे। तो स्वर्ण, वदन, पठन, लेखन। वदन को दोस्तों भाषण भी बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों अमनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? तो अमनोवैज्ञानिक क्रम की बात करूं तो देखिए लेखन, पठन, भाषण, स्वर्णम, ये अमनोवैज्ञानिक क्रम है। ये अपन को ध्यान में रखना ही नहीं है। मारिया मोंटेसरी ने क्या कहा था दोस्तों? मारिया मोंटेसरी ने कहा था कि दोस्तों पढ़ने से पहले लेखन आता है। क्या आता है? लेखन आता है। स्वर्ण, भाषण, लेखन, पठन। इसने दोस्तों लास्ट वाले उल्ट पुल्ट कर दिए, ये आपको ध्यान में रखना है बस। वैसे तो LSRW आता है, लेकिन इसने क्या कर दिया? LSWR ऐसे कर दिया। तो ये आप ध्यान में रखना। अब देखिए दोस्तों चारों कौशल हैं, इनके ऊपर अपन बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब सुनना दोस्तों कौन सा? स्वर्ण। स्वर्ण यानी प्रथम कौशल है। तो कौन सा कौशल है? प्रथम कौशल है। वो सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेगा कि संस्कृत भाषा के जो कौशल है उनमें से प्रथम कौशल कौन सा है? तो प्रथम कौशल कौन सा है? स्वर्ण है। कौन सा है? स्वर्ण है। वदन या भाषण ये द्वितीय कौशल है। पठन कौन सा है? तीसरा है। लेखन कौन सा है? चतुर्थ या अंतिम है। अब देखिए दोस्तों उद्देश्य क्या है? सिर्फ सुनना मात्र क्या स्वर्ण कौशल है? नहीं, सुनकर के अर्थ ग्रहण करना। क्या करना? सुनकर के अर्थ ग्रहण करना, यानी श्रुत्वार्थ ग्रहणम। सुनकर के अर्थ ग्रहण करना क्या है? स्वर्ण कौशल है। फिर देखिए दोस्तों दूसरा कौन सा आता है? दूसरा आता है भाषण कौशल। भाषण कौशल देखिए उद्देश्य क्या है दोस्तों? मौखिक अभिव्यक्ति देना। क्या देना? मौखिक अभिव्यक्ति देना। फिर देखिए दोस्तों पठन कौशल कौन सा है? पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना पठन कौशल है। पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना पठन कौशल है। लेखन कौशल कौन सा है दोस्तों? पठितस्य लिखित अभिव्यक्ति, यानी पढ़े हुए की लिखित अभिव्यक्ति देना कौन सा है? लेखन कौशल है। कौन सा है? लेखन कौशल है। अब देखिए दोस्तों इनमें से दो कौशल है वो तो है ध्वनि विज्ञान से जुड़े हुए। एक तो है दोस्तों स्वर्ण कौशल, एक है भाषण कौशल। ये ध्वनि विज्ञान से जुड़े हुए हैं। दूसरे दो कौशल कौन कौन से हैं? पठन और लेखन कौशल। ये है लिपि विज्ञान से जुड़े हुए, यानी लेखन से जुड़े हुए। तो ये दोनों चीजें हैं, ये आपको क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों आपसे एक प्रश्न ऐसे पूछ ले कि जो स्वर्ण कौशल है उसका महत्वपूर्ण साधन कौन सा है? तो गुरुमुख है। कौन है? गुरुमुख है, यानी गुरु का मुख है वो सर्वश्रेष्ठ साधन है दोस्तों स्वर्ण कौशल के विकास करने का साधन। इसके अलावा दोस्तों स्वर्ण कौशल को विकसित करने के साधन पूछ ले आपसे तो समाज है, रेडियो है, दूरदर्शन है, ठीक है, कंप्यूटर है। ये दोस्तों स्वर्ण कौशल के विकास करने वाले साधन है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर देखिए दोस्तों दूसरा मैं भाषण कौशल की बात करूं तो भाषण कौशल का उद्देश्य क्या होता है? भावाभिव्यक्ति। भावाभिव्यक्ति का श्रेष्ठ कौशल कौन सा है? तो भाषण कौशल है। अब देखिए दोस्तों मैं आपके सामने बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि दोस्तों मैंने पहले सुनना सीखा है। यदि अपन किसी की बात को सुन नहीं सकते हैं तो अपन अपनी बात किसी दूसरे के सामने रख भी नहीं सकते। इसीलिए बोलते हैं कि पहले सुनना सीखो। यदि आप अच्छे श्रोता हैं तो आप अच्छे वक्ता बनोगे। यदि आप अच्छे श्रोता नहीं है तो आप जिंदगी में अच्छे वक्ता नहीं बन सकते। इसीलिए तो बोला जाता है यदि आप अच्छा सुनना जानते हैं, अच्छे श्रोता हैं, तो आप अच्छे वक्ता डेफिनेटली बनेंगे। तो ये आप ध्यान में रखना। कौन सी बात है कि जो भाषण कौशल है, भाषण कौशल है, भाषण कौशल का उद्देश्य क्या है? अभिव्यक्ति देना। क्या देना? अभिव्यक्ति देना, यानी भावों की अभिव्यक्ति देने का श्रेष्ठ कौशल कौन सा है? भाषण कौशल है। इसमें दोस्तों शुद्ध उच्चारण को महत्व दिया जाता है। किसको? शुद्ध उच्चारण को। भाषण कौशल के अंदर आरोह अवरोह का भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है। और दोस्तों उच्चारण दोष है उसको दूर करने का माध्यम दोस्तों कौन सा है? भाषण कौशल। दोस्तों मैंने सुन तो रखा है, और दोस्तों यदि मैं बोलूंगा नहीं तो कैसे पता चलेगा कि मेरा उच्चारण है वो गलत हो रहा है? मैं बोलूंगा तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरा उच्चारण दोष है। तो उच्चारण दोष को दूर करना है तो मैं बोलूंगा तो सामने वाला पकड़ेगा कि हाँ ये उच्चारण गलत कर रहा है।
एक दूसरे कारण एक ये भी है दोस्तों इसका कि यदि अपना उच्चारण दोष है तो उच्चारण यदि अपन गलत सुनेंगे तो गलत ही उच्चारण करेंगे। कई चीजें ऐसी है जो हमारे अध्यापकों ने हमें गलत याद करवा दी बचपन में, तो अपन गलत ही बोलते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक छोटा सा। हम 19 को 19 बोलते हैं, क्या बोलते हैं? 19 बोलते हैं। मैं महाराष्ट्र में बोलता था दोस्तों 19 इस तरह से, गु बोलता था 19 को 19, अपने राजस्थान में 19 बोलते हैं। तो वो बच्चे हंसते थे। क्यों हंसते थे? कि अपन 19 बोलते होता है 19। हरियाणा में भी हंसते थे। तो दोस्तों ये उच्चारण दोष है। क्या है? उच्चारण दोष है। और ये दोस्तों हमें बचपन में जब अध्यापकों ने 19 को 19 बोला तो हमने सुन करके दोस्तों हमारे अंदर वो क्या आ गया? उच्चारण दोष आ गया। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पठन कौशल। मैं आपको लिंक कर रहा हूं दोस्तों कि आप इसके इर्द गिर्द कोई भी प्रश्न पूछ ले तो आप सही कर जाए। फिर देखिए दोस्तों, पठन कौशल। पढ़ना 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 क्या है दोस्तों? पठित्वा अर्थ ग्रहणम। पढ़ करके क्या करना? अर्थ ग्रहण करना। पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना। और ये तीसरा कौशल है। कौन सा कौशल है? तीसरा कौशल है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, ठीक है। और ये दोस्तों ग्रहणात्मक कौशल है। कौन सा है? ग्रहणात्मक। इनपुट कौशल है। कौन सा है? इनपुट 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 इनपुट, याद रखना, इनपुट कौशल है दोस्तों। ये भी इनपुट कौशल है। इनपुट कौशल है। सुनना भी क्या है? इनपुट कौशल है। बोलना क्या है? आउटपुट कौशल है। आउटपुट मतलब दूसरे को बताने वाला। लिखना क्या है? आउटपुट कौशल है। इसमें तो बोल करके अपन आउटपुट देते हैं, इसमें लिख करके आउटपुट देते हैं। और सुनने में सुन करके अपन इनपुट लेते हैं। पढ़ने में अपन पढ़ करके इनपुट लेते हैं। आप इनपुट का मतलब समझ गए, ग्रहण करना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आता है लास्ट, लेखन। लेखन कौशल कौन सा है? अंतिम या चतुर्थ कौशल है। ये कौन सा है? पठितस्य लिखित अभिव्यक्ति, यानी जो पढ़ा हुआ है उसकी लिखित अभिव्यक्ति देना कौन सा कौशल है? तो ये है लेखन कौशल। कौन सा है? लेखन कौशल है। तो ये भाषा के दोस्तों 4 कौशल थे। इन कौशलों में मैंने आपको बता दिया, ये 2 लिपि विज्ञान से जुड़े हुए हैं, ये 2 ध्वनि विज्ञान से जुड़े हुए हैं। बोलना और दोस्तों बोलना और लिखना ये आउटपुट कौशल है। सुनना और पढ़ना ये इनपुट कौशल है। इनपुट का मतलब दोस्तों ग्रहण करने वाले, और ये आउटपुट मतलब देने वाले। और इसका रूप दोस्तों स्थायी होता है। क्या होता है? लिखी हुई चीज क्या होती है? स्थायी। तो हमारे विचारों को स्थायित्व प्रदान करने वाला कौशल कौन सा है? आपसे पूछ ले तो लेखन कौशल है। तो इतना तो आप थोड़ा सा तो दिमाग लगा सकते हो दोस्तों। कैसे आपको प्रश्न पूछ ले तो आप बता सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, अपन नेक्स्ट पड़ाव पे आते हैं। तो ये चीज मैं आपको बता चुका, आंतरिक कौशल, बाह्य कौशल। आंतरिक यानी ग्रहणात्मक, इनपुट कौशल, अभिव्यक्ति यानी आउटपुट कौशल। स्वर्ण और पठन दोस्तों कौन से कौशल है? आंतरिक कौशल है, ग्रहणात्मक कौशल है। बाह्य कौशल कौन से हैं? तो भाषण और लेखन ये बाह्य कौशल हैं। फिर देखिए दोस्तों, संस्कृत में अभिव्यक्ति से ज्यादा ग्रहण कौशल पर बल दिया जाता है। कौन से पे? संस्कृत भाषा में अभिव्यक्ति से ज्यादा ग्रहण कौशल पर बल दिया जाता है। अब ग्रहण कौशल पर बल क्यों दिया जाता है? मैंने आपको शुरू में बोल दिया था दोस्तों, जैसा हम सुनेंगे वैसा ही हम उच्चारण करेंगे। जैसा हम सुन करके सीखेंगे तो उसी के ऊपर अपना पूरा का पूरा वो सारा सिस्टम है वो डिपेंड करेगा। इसीलिए तो सुबोपली है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ऐसी नहीं है इनका क्रम, इसके पीछे कोई न कोई लॉजिक है, तार्किकता है। इसीलिए स्वर्ण कौशल को क्या दिया गया है? पहला स्थान दिया गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, स्वर्ण कौशल। अब स्वर्ण कौशल की बात करें, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखिए, भाषा का ग्रहण प्राय स्वर्ण कौशल के माध्यम से होता है। अतः इस प्रक्रिया में स्वर्णेंद्रियों का अत्यधिक महत्व होता है। स्वर्णेंद्रियों का अत्यधिक महत्व है। केवल सुनना मात्र ही स्वर्ण कौशल नहीं है, बल्कि वक्ता या प्रवक्ता के कथन को सुनकर के अर्थ ग्रहण करना स्वर्ण कौशल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर्ण कौशल कहलाता है। फिर देखिए भाषण कौशल। भाषण कौशल की यदि बात करूं दोस्तों, तो अपने आशय या विचारों को प्रकट करने के लिए सार्थक शब्दों का प्रयोग करके ही बोलना भाषण कौशल कहलाता है। भाषण कौशल को प्रभावी बनाने हेतु परिवार व वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये मैंने आपको पीछे बता दिया। फिर देखिए, यदि हमने छात्रों का बोलने में प्राथमिक स्तर पर सुधार नहीं किया तो माध्यमिक स्तर पर कर पाना कठिन होता है। देखिए दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर अपन उच्चारण गलत करते थे, तो उन शब्दों का आज भी अपन उच्चारण है वो गलत करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। प्राथमिक स्तर पर उच्चारण कौशल है उसमें सुधार करवाना चाहिए।
फिर देखिए, केवल बोलना ही भाषण कौशल नहीं है, बल्कि शुद्ध उच्चारण करना ही भाषण कौशल कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, केवल बोलना मात्र क्या है, भाषण कौशल नहीं है, शुद्ध उच्चारण करना क्या है, भाषण कौशल के अंतर्गत आता है। फिर देखिए दोस्तों, पठन कौशल कौन सा, पठन कौशल यह भाषा का तृतीय कौशल है। कौन सा है, तृतीय कौशल है। पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना पठन कौशल कहलाता है। पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना क्या कहलाता है, पठन कौशल कहलाता है। फिर देखिए, श्रवण कौशल की अशुद्धियों का निराकरण पठन कौशल के माध्यम से ही संभव है। तो देखिए दोस्तों, श्रवण कौशल की अशुद्धियों का निराकरण किससे संभव है, तो पठन कौशल से संभव है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि श्रवण कौशल की अशुद्धियों का निराकरण करना है तो किससे होगा, पठन कौशल से होगा। जब हमने दोस्तों गलत सुना है तो गलत ही हम बोलेंगे, सीधी सी बात है। उच्चारण भी गलत करेंगे, पढ़ेंगे तो हम उसको गलत पढ़ेंगे। क्या करेंगे, गलत पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, आपको पे का उच्चारण यदि कै बता दिया जाता तो क्या आपको पता था कि ये पे है या कै है, आपको तो नहीं पता था। यदि पे का उच्चारण कै बोल देते तो आप पे को कै बोलते, क्या बोलते, कै बोलते। ठीक है, तो अध्यापक के पकड़ में आ जाता कि ये बच्चा है, ये पे और कै में अंतर नहीं समझ पा रहा। जैसे मैं लिख दूं दोस्तों फे, फे, बच्चा फे और कै में अंतर नहीं सीख पाया। ठीक है, अब मैं उसे पढ़वा रहा हूं, मान के चलो उससे पढ़वा रहा हूं, तीसरी क्लास में पढ़वा रहा हूं, फे फल, तो फे को बोल रहा है कल, क्या बोल रहा है, फल को कल बोल रहा है। तो मैं बेटा बेटा सोच रहा हूं कि ये फल को कल क्यों बोल रहा है। मैं फिर बोलूंगा बेटा ये कल नहीं, ये फल है। तो बोलेगा सर फल कैसे है, ये तो कल है, ये देखो कै है। फिर मैं उसको पास बुलाऊंगा, देखो बेटा ये तो होता है कै इस तरह से, ये फे देख यहाँ से यहाँ ऐसे है ना, ये इस तरह, ये फे होता है, ये क्या होता है, कै होता है। तो अपने वहां पर पकड़ में आ गई बात। नहीं तो आगे चल करके ये चीज है वो उसकी दोष की श्रेणी में गिना जाता, यदि यहाँ उसका क्या नहीं होता, सुधार नहीं होता। फिर देखिए दोस्तों, पठन कौशल, पठन कौशल की बात करें दोस्तों तो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, शेषवर वाचन और मौन वाचन। शेषवर वाचन भी दोस्तों तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, तीन प्रकार का। मौन वाचन भी कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, तीन प्रकार का। देखिए, शेषवर वाचन पहला आदर्श वाचन, दूसरा अनुकरण वाचन, तीसरा समवेत वाचन। आदर्श वाचन है ये हमेशा कौन करता है, शिक्षक करता है, याद रखना। आदर्श वाचन कौन करता है, शिक्षक करता है। अनुकरण वाचन कौन करते हैं, तो छात्र करते हैं। कौन करते हैं, छात्र करते हैं। समवेत वाचन कौन करते हैं, तो समूह में छात्र करते हैं समवेत वाचक वाचन। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। फिर देखिए, मौन वाचन, मौन वाचन की बात करूं दोस्तों तो ये तीन तरह का होता है। सामान्य मौन वाचन, द्रुत या त्वरित मौन वाचन, गंभीर मौन वाचन। दोस्तों अपन नॉर्मल रूप से पढ़ रहे हैं तो वो सामान्य मौन वाचन है। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों, द्रुत गति से यानी अपन बहुत फास्टली पढ़ रहे हैं तो वो है द्रुत या त्वरित। गंभीर कौन सा होता है दोस्तों, एक एक अक्षर को समझते हुए और उसके भावों को, अर्थों को समझना, कौन सा है, गंभीर मौन वाचन है। कौन सा है, गंभीर मौन वाचन है। देखिए दोस्तों, मौन वाचन की बात करें तो मौन वाचन में छात्र नीरसता महसूस करता है। छात्र मौन वाचन में क्या करता है, नीरसता महसूस करता है। लेकिन दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक अर्थ ग्रहण करने वाला कौशल भी कौन सा होता है, मौन वाचन होता है। तो सर्वाधिक अर्थ ग्रहण करने वाला कौशल आपसे पूछ ले कौन सा है, तो कौन सा होगा, मौन वाचन होगा। कौन सा होगा, मौन वाचन होगा। ऐसे पूछ ले कि सर्वाधिक अर्थ ग्रहण किस वाचन में होता है, तो मौन वाचन में होता है। कौन से में, मौन वाचन में होता है। अब देखिए दोस्तों, मौन वाचन है वो सामान्यतः कौन सी कक्षा से शुरू कर दिया जाता है, तो कक्षा 6 से प्रारंभ होता है मौन वाचन। कौन सी क्लास से, कक्षा 6 से मौन वाचन है वो प्रारंभ होता है। लेकिन दोस्तों इसका पीछे क्वेश्चन आया था, कक्षा 3 से भी माना गया है कि सामान्यतः मौन वाचन किस कक्षा से शुरू होता है, तो कक्षा 3 से भी माना गया है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना दोस्तों। सामान्यतः मौन वाचन किस कक्षा से शुरू होता है, कक्षा 6 से। लेकिन दोस्तों ये प्रश्न आया हुआ है, कक्षा 3 माना गया था, तो ये थोड़ा आप ध्यान में रखना। फिर देखिए, पठन कौशल की विधियां। अब पठन कौशल की विधियों की बात करूं दोस्तों तो पठन कौशल की विधियां कौन सी है, वर्ण विधि, पद विधि, वाक्य विधि, कथा विधि। देखिए दोस्तों बहुत सिंपल सा है, वर्ण विधि, पद विधि, वाक्य विधि, कथा विधि। क्रम भी यही रहता है दोस्तों, पहले वर्ण सिखाए जाते हैं। वर्ण जैसे मैंने क, क, ख, ठीक है, ग, घ, ञ, इस तरह से अपन क्या सिखाते हैं, वर्ण सिखाते हैं। फिर पद सिखाते हैं। पद क्या, क, काका,
क क क च च च, इस तरह से जोड़े वाले सिखाते हैं। ठीक है, फिर अपन दोस्तों वाक्य सिखाते हैं, कल फल चल जल पी, इस तरह से है ना। फिर वाक्य से क्या, कथा। इस तरह से दोस्तों ये पठन कौशल की विधियां हैं। ठीक है, जैसे वर्ण आम पद, आम खाता है, वाक्य। ठीक है, फिर आगे इस तरह से दोस्तों कहानी में भी इसको ऐड कर देंगे, तो ये ध्यान में रखना। फिर है दोस्तों लेखन कौशल। कौन सा, लेखन कौशल। अंतिम कौशल है दोस्तों लेखन कौशल। लेखन कौशल भाषा का अंतिम या चतुर्थ कौशल माना जाता है। तो लेखन कौशल भाषा का अंतिम या चतुर्थ कौशल माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है। देखिए दोस्तों, पढ़े हुए विषय को लिखित रूप में अभिव्यक्त करना ही लेखन कौशल कहलाता है। क्या कहलाता है, लेखन कौशल कहलाता है। ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। फिर देखिए, यह भाषा का सबसे कठिन कौशल माना जाता है। तो भाषा का सबसे कठिन कौशल आपसे पूछ ले तो लेखन कौशल है, ये भाषा का सबसे कठिन कौशल है। दोस्तों बच्चा है वो बोलना सीख जाएगा कै कबूतर, लेकिन आप उसे कै कबूतर लिखवाएंगे ना तो हमेशा ही वो उल्टा लिख कर लाएगा। कैसे लिख कर लाएगा, उल्टा लिख कर लाएगा। अभी आपको मैं लिख कर दिखाता हूं। देखिए, आप तो इसको ऐसे डाल कर देंगे, बच्चा क्या करेगा, इसको इस तरह से लिख कर लाएगा। इस तरह नहीं, एक और डिजाइन से लिखेगा वो क्या करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे लिख कर लाएगा। आप कहोगे नहीं बेटा ये ऐसे है, ऐसे लिख कर लाएगा। वो पता नहीं उल्टा क्यों लिख कर लाता है, उल्टा लिख कर लाएगा। आप चाहे लिख कर देना, वो चाहे उल्टा लिख कर लाएगा। तो लेखन कौशल है, ये सबसे कठिन कौशल है। कौन सा, लेखन कौशल। फिर देखिए दोस्तों, इस कौशल में भाषा को स्थायित्व दिया जाता है। तो आपसे पूछ ले कि भाषा को स्थायित्व देने वाला कौशल कौन सा है, तो लेखन कौशल है। इस कौशल में वर्तनी या शुद्धता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। तो वर्तनी या शुद्धता को अत्यधिक महत्व देने वाला कौशल कौन सा है, आपसे पूछ ले तो लेखन कौशल है। अब लेखन कौशल की विधियां कौन कौन सी है, तो लेखन कौशल की विधियां आप देख लीजिए। दृष्टि लेखन विधि, इसको जैकटॉट विधि भी बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, जैकटॉट विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैकटॉट विधि बोलते हैं। याद रखना, लेखन कौशल की विधि ये दोस्तों दृष्टि लेखन विधि है, जैकटॉट विधि भी बोलते हैं इसको। ये प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। कौन से स्तर के लिए उपयोगी है, प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। इसमें दोस्तों देख करके लिखना होता है। क्या होता है, यानी सामने लिख दिया मैंने कै, और देख करके बच्चे को क्या करना होता है, ये कै लिखना होता है। ये दृष्टि लेखन विधि है। कौन सी, दृष्टि लेखन विधि है। फिर है श्रुत लेखन विधि। श्रुत लेखन विधि दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी होती है, 6 से 8 तक। अध्यापक बोलता है, बच्चा लिखता है। श्रुत लेखन विधि उच्च प्राथमिक के लिए उपयोगी है। फिर है अक्षर स्वरूपानुकरण विधि। अक्षर स्वरूपानुकरण विधि कौन सी है दोस्तों, मैंने कै डाल कर दे दिया बच्चे को, क्या डाल कर दे दिया, कै, ऐसे। फिर बोलूंगा इसके ऊपर है ना, तुझे क्या करना है, अपना चौक घुमाना है। तो बच्चा क्या करेगा, इसके ऊपर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये अक्षर स्वरूपानुकरण विधि है। ठीक है, ये पूर्व प्राथमिक के लिए, जब अपन दोस्तों पहली दूसरे में पढ़ते थे उस टाइम की बात है। तो ये दोस्तों आई होप आपके समझ में आ गए होंगे कौशल। अब देखिए मौखिक व लिखित परीक्षा। अब आते हैं मन परीक्षा के ऊपर। किसके ऊपर, परीक्षा के ऊपर चर्चा करते हैं थोड़ी सी। देखिए दोस्तों, चारों कौशलों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लिखित, कौन कौन सी, लिखित और मौखिक परीक्षा ली जाती है। तो याद रखना, जो 4 कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उनके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, यानी बालक ने कितना सीखा है ये जानने के लिए अपन क्या करते हैं, परीक्षा लेते हैं। क्या लेते हैं, परीक्षा लेते हैं। या तो मौखिक परीक्षा लेते हैं या लिखित परीक्षा लेते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों मौखिक परीक्षा और लिखित परीक्षा के बारे में। तो देखिए परीक्षा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा। लिखित परीक्षा है दोस्तों, इसके प्रकार की यदि बात करूं तो वस्तुनिष्ठ हो सकती है वस्तुनिष्ठ, अति लघुतरात्मक हो सकती है, लघुतरात्मक हो सकती है, निम्नात्मक हो सकती है। जो वस्तुनिष्ठ शिक्षण विधि है, जो वस्तुनिष्ठ है दोस्तों, कौन सी, वस्तुनिष्ठ परीक्षा है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा कौन सी, वो परीक्षा जिस परीक्षा में एक ही उत्तर हो, क्या हो, एक ही उत्तर हो, वो होती है दोस्तों वस्तुनिष्ठ परीक्षा, जिसका उत्तर
सार्वभौमिक हो। जैसे राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है, ये उत्तर सार्वभौमिक है। तो ये कौन सी है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा है। दूसरी देख दोस्तों अति लघुतरात्मक, जो दोस्तों 10 से 15 शब्दों वाली। लघुतरात्मक दोस्तों 20 से 30 शब्दों वाली, ठीक है, ये 1 लाइन वाला, ठीक है, ये 2 लाइन वाला। निम्नात्मक दोस्तों थोड़ा सा बड़ा। और निम्नात्मक परीक्षा है, इसमें दोस्तों बालक की चिंतन शक्ति का क्या होता है, विकास होता है। क्या होता है, विकास होता है। भारत मेरा देश है, इसके ऊपर जैसे लेख लिखो, 6ठी क्लास में मैंने बालकों को दे दिया। तो हर बच्चा है वो अपने अपने मौलिक विचार लेकर आएगा। क्या लेकर आएगा, मौलिक विचार लेकर आएगा। मैंने लिख दिया भारत की राजधानी क्या है, तो सब बालक लिख कर लाएंगे नई दिल्ली। क्या, नई दिल्ली। या मैंने 4 ऑप्शन दे दिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षा बना दी तो नई दिल्ली देंगे। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में है वो बालक की चिंतन शक्ति का, सृजनात्मकता का, विचारावेश का, इन चीजों का पता है वो नहीं चलता है। वो किस में चलता है, निम्नात्मक परीक्षा के अंदर चलता है। तो ये चीज आपको क्या है, ध्यान में रखनी है। फिर देखिए दोस्तों मौखिक परीक्षा। मौखिक परीक्षा कौन कौन सी होती है, तो साक्षात्कार। साक्षात्कार क्या होता है दोस्तों, 2 व्यक्तियों के बीच कोई उद्देश्यपूर्ण बातचीत क्या कहलाती है, साक्षात्कार। मौखिक परीक्षा नहीं होती थी क्या अपनी, टीचर एक वो ले लेता था और वो अपन से 4-5 प्रश्न पूछता था और नंबर दे देता था, 10 में से 5, 7, 4, 2, 3, ठीक है, वही दोस्तों। फिर वाद विवाद परीक्षा भी आप जानते हैं दोस्तों। विद्यालय में जैसे 2 ग्रुप बना दिए, ग्रुप बना करके जैसे 5-5 बच्चों के बना दिए और उन बच्चों से दोस्तों आपस में अंताक्षरी बनाना, ये भी वाद विवाद के अंदर ही आता है। और इस तरह से वाद विवाद परीक्षा का आयोजन। फिर है शलाका परीक्षा। शलाका परीक्षा अंत्याक्षरी, शास्त्रार्थ। तो ये चीजें आपको दोस्तों ध्यान में रखनी है। ये मौखिक परीक्षा के अंतर्गत आते हैं इतनी, साक्षात्कार, वाद विवाद, शलाका परीक्षा, अंताक्षरी, शास्त्रार्थ, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों 3 कौशलों की उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मौखिक परीक्षा ली जाती है। तो मौखिक परीक्षा दोस्तों कितने कौशलों के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु ली जाती है, तो स्वर्ण, भाषण, पठन, लेखन, इसके लिए कौन सी ली जाती है दोस्तों, मौखिक परीक्षा ली जाती है। याद रखना, स्वर्ण, भाषण, पठन, स्वर्ण, भाषण, पठन, इन 3 कौशलों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कौन सी परीक्षा ली जाती है, मौखिक परीक्षा ली जाती है। मौखिक। लिखित परीक्षा एकमात्र कौशल के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ली जाती है, वो है लेखन कौशल। कौन सा कौशल, लेखन कौशल। इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना। फिर है दोस्तों अधिगम एवं संप्रेषण की सहायक सामग्रियां। तो देख लेते हैं अधिगम एवं संप्रेषण की सहायक सामग्रियां कौन कौन सी है। तो देखिए दोस्तों सर्वे में क्या क्या आएगा दोस्तों, सर्वे यानी सुनने वाली, आकाशवाणी, लाउड स्पीकर, ग्रामोफोन, लिग्वाफोन, ये दोस्तों सारे के सारे क्या है, सर्वे साधन है। कौन से साधन है, सर्वे साधन है। फिर देखिए दोस्तों सर्वे दृश्य साधन। कौन से, सर्वे दृश्य साधन, यानी जिसमें अपन सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, वो कौन से हैं, सर्वे दृश्य साधन है। जिसमें आएगा चलचित्र, कौन सा, चलचित्र आएगा, संगणक आएगा यानी कंप्यूटर आएगा, दूरदर्शन आएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों नाटक, अभिनय, क्षेत्र भ्रमण, ये सारे के सारे सर्वे दृश्य के अंतर्गत आएंगे, यानी सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। फिर देखिए दोस्तों दृश्य में क्या आएगा, प्रतिकृति बोलते हैं दोस्तों मॉडल को, प्रतिकृति तो वो मॉडल, चित्र, रेखा चित्र, मानचित्र, सूचना पट, प्रतिकृति यानी मॉडल, बुलेटिन बोर्ड, संग्रहालय, पाठ्य पुस्तक, समाचार पत्रम, श्यामपट्टम। तो दोस्तों ये सारे के सारे क्या है, दृश्य है। श्यामपट्ट है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। श्यामपट्ट है ये दोस्तों शिक्षण का अभिन्न मित्र माना जाता है। क्या माना जाता है, अभिन्न मित्र माना जाता है। श्यामपट्ट के बारे में दोस्तों एक ध्यान रखना, श्यामपट्ट आजकल हरे रंग के चलते हैं विद्यालयों में। कौन से कलर के चलते हैं, हरे रंग के चलते हैं। हरा रंग है दोस्तों, ये आप लाइब्रेरियों में पढ़ने के लिए जाते हैं, लाइब्रेरियों में आपको हरा रंग मिलेगा लगभग, और विद्यालयों के अंदर भी आपको बोर्ड है वो हरे रंग के मिलेंगे। हरे रंग के मिलने का कारण क्या है, एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव दोस्तों पड़ता है इस चीज का। और आजकल दोस्तों हर जगह मनोविज्ञान है वो अप्लाइड रूप में चल रही है। यानी हरा रंग है वो अपने माइंड को शांत रखता है। क्या रखता है, शांत रखता है, कूलिंग देता है। इसलिए दोस्तों आपको विद्यालय के अंदर बोर्ड है वो हरे रंग के मिलेंगे। लाइब्रेरी है उसके चारों ओर दोस्तों आपको आजकल हरा कलर मिलेगा। तो शांति का कलर होता है दोस्तों हरा कलर, माइंड को क्या रखता है, कूल रखता है।
देखिए, श्यामपट्ट कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? श्यामपट्ट कौशल का मुख्य उद्देश्य है लेखन कौशल का विकास करना। इंपॉर्टेंट है, श्यामपट्ट कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है? लेखन कौशल का विकास करना। और श्यामपट्ट के ऊपर दोस्तों, श्यामपट्ट के ऊपर झाड़न कैसे किया जाता है? झाड़न का मतलब होता है दोस्तों, जो डस्टर होता है उसको उपयोग में कैसे लेते हैं? झाड़न बोलते हैं डस्टर को। तो डस्टर है दोस्तों, ये ऊपर से नीचे की ओर काम में लिया जाता है। यानी अपन जब मिटाते हैं डस्टर के ऊपर दोस्तों, तो ऊपर से नीचे की ओर मिटाते हैं, ऊपर से नीचे की ओर मिटाते हैं। तो ये चीज आपको क्या है, ध्यान में रखनी है। फिर आती है दोस्तों शिक्षण विधियां, यानी संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियां। इनके ऊपर अपन अब चर्चा करते हैं। शिक्षण 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 शब्द की बात करूं दोस्तों, तो शिक्षणम शब्द है वो शिक धातु। शिक्षणम में शिक धातु है। कौन सी शिक धातु है दोस्तों? ल्यूट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ल्यूट प्रत्यय है। कौन सा? ल्यूट प्रत्यय है। शिक जमा में अन शिक्षणम, और इससे दोस्तों नम से क्या बन गया? शिक्षणम बन गया, शिक्षणम बन गया, शिक्षणम बन गया। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों उद्देश्य सारणी की बात करें तो देखिए, व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? भाषा का ज्ञान देना। व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा का ज्ञान देना। अनुवाद शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? द्विभाषा ज्ञानम, यानी दो भाषाओं का ज्ञान करवाना अनुवाद शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य क्या है? दो भाषाओं का ज्ञान करना, द्विभाषा ज्ञानम। जैसे दोस्तों आप संस्कृत पढ़ा रहे हो, संस्कृत जब आप पढ़ा रहे हो तो आप संस्कृत के अंदर बोलोगे पहले पूरा का पूरा जो भी गद्यांश है पद्यांश है, फिर आप क्या करोगे? उसका उच्चारण हिंदी में करोगे। क्या करोगे? हिंदी में क्या करोगे? तो वो क्या कर रहे हो? आप अनुवाद कर रहे हो। दो भाषाएं तैयार हो रही है, हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाएं आपकी तैयार हो रही है। ये अनुवाद शिक्षण है। फिर गद्य शिक्षण। कौन सा? गद्य शिक्षण। गद्य शिक्षण की बात करूं दोस्तों, तो ग्रहण अभिव्यक्तिश्च, यानी ग्रहण किए हुए की अभिव्यक्ति देना। क्या? ग्रहण किए हुए की अभिव्यक्ति देना गद्य शिक्षण है। क्या है? गद्य शिक्षण है। पद्य शिक्षण की बात करूं दोस्तों, तो पद्य शिक्षण का उद्देश्य है रसानुभूति करवाना। क्या करवाना? रसानुभूति करवाना पद्य शिक्षण का उद्देश्य है। फिर नाटक शिक्षण। नाटक शिक्षण का उद्देश्य क्या है दोस्तों? संस्कार या चरित्र शिक्षणम, संस्कार, बच्चों में संस्कार भरना या दोस्तों बच्चों में चरित्र का निर्माण करना नाटक शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या? नाटक शिक्षण का। आजकल दोस्तों विद्यालय के अंदर जो फिल्मी सॉन्ग है उनके ऊपर मतलब नाट्य किया जाता है, या दोस्तों फिल्मी सॉन्ग है उनके ऊपर बच्चों के ऊपर डांस करवाया जाता है। और वहीं के उसी एवज में दूसरे विद्यालय में क्या? महाभारत, रामायण, इस तरह के दोस्तों जो प्राचीन जो चरित्र आधारित जो नाट्य थे उनके ऊपर दोस्तों नाट्य करवाए जाते हैं। ठीक है, तो उनसे क्या होता है? बच्चों में दोस्तों चरित्र का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? चरित्र का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। तो नाटक शिक्षण, नाटक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? संस्कार या चरित्र शिक्षणम। फिर देखिए दोस्तों शिक्षण और शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधियां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इतना ही पूछा जाता है संस्कृत में। व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो आगमन निगमन है। आगमन निगमन विधि है। ये दोस्तों व्याकरण शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। बाकी डिटेल अपन आगे पढ़ेंगे दोस्तों। अभी जितना मैं बता रहा हूं इतना आप सुनते जाइए। व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, तो देखिए दोस्तों व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो आगमन निगमन विधि है। आगमन निगमन विधि ऑप्शन में ना हो तो आपको आगमन विधि करना है। कौन सी करना है? आगमन विधि। ध्यान रखना दोस्तों, आगमन निगमन विधि व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। आगमन निगमन विधि ऑप्शन में ना हो तो आगमन विधि कराना। नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि समवाय या सहयोग विधि है। तो नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? समवाय या सहयोग विधि है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अनुवाद शिक्षण की दोस्तों द्विभाषा या द्विभाषी विधि है। ये महत्वपूर्ण है। तो अनुवाद शिक्षण की कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ है? द्विभाषा या द्विभाषी विधि सर्वश्रेष्ठ है। गद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो उद्बोधन या अर्थबोध विधि महत्वपूर्ण है। तो गद्य शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि आपसे पूछ ले तो उद्बोधन या अर्थबोध विधि महत्वपूर्ण है। पद्य शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि पूछ ले आपसे तो खंडान्वयन विधि है। पद्य शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि कौन सी है? तो खंडान्वयन विधि है पद्य शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि। अब देखिए दोस्तों विधि और उनके प्रवर्तक कौन थे उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इधर देखिए, इधर तो आएगी शिक्षण विधि, यहाँ पर आएगा शिक्षण का नाम, यहाँ पर आएगा प्रवक्ता कौन था। प्रवक्ता
कौन था? तो देखिए आगमन, आगमन, आगमन विधि दोस्तों व्याकरण शिक्षण की विधि है। आगमन विधि व्याकरण शिक्षण की विधि है। निगमन विधि भी व्याकरण शिक्षण की विधि है। प्रश्नोत्तर विधि गद्य शिक्षण की, पाठ्य पुस्तक गद्य शिक्षण की, प्रत्यक्ष विधि गद्य शिक्षण की और व्याकरण अनुवाद विधि व्याकरण शिक्षण की विधि है। अब इनके प्रवर्तक अपन देख लेते हैं। तो चलिए देखिए दोस्तों, आगमन, आगमन विधि व्याकरण शिक्षण की विधि है। आगमन, आगमन, आगमन विधि का प्रवर्तक कौन था? पतंजलि था। कौन था? पतंजलि था। तो देखिए दोस्तों, आप तो महान है, आप तो महान है, आपने आगमन विधि का जन्म किया। आप तो महान है, आपने 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 आगमन, 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 आगमन विधि दी। तो आप से दोस्तों, आ से आगमन, आ से आगमन, पै से पतंजलि, याद रखना, पै से पतंजलि। निगमन विधि देखिए दोस्तों, निगमन विधि व्याकरण शिक्षण की विधि है। किसकी? निगमन विधि व्याकरण शिक्षण की विधि है। और निगमन विधि का जनक पूछ ले आप तो आपसे, तो पाणिनि है। कौन है? पाणिनि है। निगमन विधि का जनक कौन है? पाणिनि है दोस्तों। पाणिनि सूत्रकार, पाणिनि सूत्रकार, पाणिनि सूत्रकार, पाणिनि सूत्रकार। त्रिमुनियों में दोस्तों पाणिनि क्या था? सूत्रकार था। और सूत्र होते क्या है? नियम ही होते हैं। क्या होते हैं? नियम ही होते हैं। तो निगमन विधि पाणिनि की देन है। किसकी? पाणिनि की देन है। प्रश्नोत्तर विधि की बात करूं दोस्तों दो चीज ध्यान रखना। एक तो आती है प्रश्नावली विधि। कौन सी विधि आती है? प्रश्नावली विधि आती है दोस्तों। प्रश्नावली विधि मनोविज्ञान के अंदर यूज में ली जाने वाली एक विधि है। चेक लिस्ट बोलते हैं जिसे प्रश्नावली विधि। विधि का जनक आपसे पूछ ले तो वुडवर्थ है। प्रश्नावली विधि का जनक कौन है? वुडवर्थ है। प्रश्नोत्तर विधि का जनक पूछ ले आपसे तो सुकरात है। प्रश्नोत्तर विधि का जनक कौन है? सुकरात है। प्रश्नोत्तर विधि देखिए दोस्तों, प्रश्नोत्तर विधि गद्य शिक्षण की विधि है। इसका जनक कौन है? सुकरात है। पाठ्य पुस्तक विधि की बात करूं तो गद्य शिक्षण की विधि है दोस्तों वेस्ट मोद्य गद्य शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। देखिए दोस्तों, पाठ्य पुस्तकों को आप वेस्ट मत कीजिए, पाठ्य पुस्तकों को वेस्ट मत कीजिए। ऑनलाइन स्टडी में कुछ नहीं रखा, पाठ्य पुस्तकों को आप वेस्ट मत कीजिए। ऑनलाइन स्टडी में कुछ नहीं रखा, पाठ्य पुस्तकों को आप वेस्ट मत कीजिए। सिलेक्शन पाठ्य पुस्तकें करवाएगी, यानी दोस्तों पाठ्य पुस्तकों को आप वेस्ट मत कीजिए। डॉक्टर वेस्ट मोद्य याद रखना, गद्य शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि। नेक्स्ट देखिए प्रत्यक्ष विधि की बात करूं दोस्तों तो गद्य शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। प्रत्यक्ष विधि गद्य शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। और प्रत्यक्ष विधि दोस्तों ऐसे लगता है ना, प्रत्यक्ष विधि अपने आप बोलेगी, अपने आप क्या करेगी? वाक करेगी। अपने आप क्या करेगी? प्रत्यक्ष विधि अपने आप वाक करेगी। जो प्रत्यक्ष होता है वो दोस्तों ऐसे लगता है जैसे हमारे साथ बात करेगा, जैसे हमारे साथ वाक करेगा। वकील महोदय याद रखना, वकील महोदय, वीपी वकील महोदय। प्रत्यक्ष गद्य शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। व्याकरण अनुवाद विधि की बात करूं दोस्तों तो व्याकरण शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। व्याकरण अनुवाद विधि व्याकरण शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर दोस्तों व्याकरण विधि व्याकरण अनुवाद विधि दोस्तों डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। ये दोस्तों व्याकरण अनुवाद विधि है, ये उच्च स्तर के लिए है, लेकिन रामकृष्ण गोपाल भंडारकर को याद इसलिए किया जाता है संस्कृत में, और ये बहुत बार पूछी भी गई है, क्योंकि दोस्तों अंग्रेजों से संस्कृत भाषा है उसको बचाने वाला एकमात्र व्यक्ति था। वो व्यक्ति कौन था? रामकृष्ण गोपाल भंडारकर था, जिसने दोस्तों संघर्ष किया था। उसकी वजह से अपन तृतीय भाषा के रूप में संस्कृत भाषा आज अध्ययन कर रहे हैं, नहीं तो संस्कृत भाषा का अपन अध्ययन नहीं कर रहे होते आज। बचाने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों? रामकृष्ण गोपाल भंडारकर था। इसका बहुत बड़ा योगदान था, संस्कृत भाषा बचाने में सबसे बड़ा योगदान यदि कहें तो रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जी का था। इसलिए दोस्तों रामकृष्ण गोपाल भंडारकर जी को याद किया जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि के जनक है रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। फिर देखिए दोस्तों उपनाम क्या? उपनाम व्याकरण अनुवाद ये देखिए दोस्तों व्याकरण अनुवाद है, ये व्याकरण शिक्षण की विधि है। उपनाम क्या है? भंडारकर विधि। कौन सी विधि? भंडारकर विधि। अभी देख रहे हैं दोस्तों सूत्र विधि दोस्तों व्याकरण शिक्षण की विधि है। पांडित्य विधि भी बोलते हैं। सूत्र विधि को क्या बोलते हैं? पांडित्य विधि भी बोलते हैं। सूत्र विधि को क्या बोलते हैं? पांडित्य विधि भी बोलते हैं। फिर अव्याकृत विधि दोस्तों व्याकरण शिक्षण की विधि है। किसकी? अव्याकृत दोस्तों व्याकरण शिक्षण की विधि है। ये भाषा ससर्ग विधि भी बोलते हैं दोस्तों अव्याकृत विधि को भाषा ससर्ग विधि भी बोलते हैं। व्याकरण शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। फिर है उद्बोधन विधि। कौन सी? उद्बोधन विधि दोस्तों गद्य शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। किसकी? गद्य शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। इसको दोस्तों अर्थबोध विधि भी बोलते हैं। कौन सी विधि? अर्थबोध विधि भी बोलते हैं। फिर है दोस्तों प्रवचन विधि। कौन सी? प्रवचन विधि। ये दोस्तों गद्य शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। कथन विधि भी बोलते हैं। क्या? कथन विधि।
फिर देखें दोस्तों प्रश्नोत्तर विधि गद्य शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है, शुक्राती विधि भी बोलते हैं। प्रश्नोत्तर विधि गद्य शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है, शुक्राती विधि भी बोलते हैं। फिर है दोस्तों रंगमंच अभिनय विधि, ये नाटक शिक्षण की विधि है दोस्तों, इसको व्ययकारी या खर्चीली विधि भी बोलते हैं, रंगमंच या अभिनय विधि को। फिर देखिए दोस्तों खंडान्वयन विधि, खंडान्वय दोस्तों पद्य शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है, सामूहिक शिक्षण विधि भी बोलते हैं इसको। भाष्य विधि को दोस्तों, भाष्य विधि को व्यास विधि भी बोलते हैं, ये पद्य शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है, याद रखना पद्य शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि व्यास विधि या भाष्य विधि। नेक्स्ट देखिए दोस्तों भाषानुवाद विधि, देखिए दोस्तों भाष्य विधि को ही व्यास विधि भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, व्यास विधि बोलते हैं। अपन देख रहे हैं ना पद्य शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि। नेक्स्ट देखिए भाषानुवाद, भाषानुवाद दोस्तों पद्य शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है, इसको अर्थबोध विधि भी बोलते हैं। आगे दोस्तों यहाँ से अपन करेंगे कल, क्योंकि दोस्तों पास में डीजे बज रहा है और दोस्तों कॉपीराइट आ जाएगा अपने वीडियो के ऊपर यदि इसके अंदर एक भी सॉन्ग है उसकी साउंड रिकॉर्ड हो गई तो आई होप आज की क्लास आपको यहाँ तक अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर करना। नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा दोस्तों मैं आपके लिए कल, मिलते हैं कल। नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपन कल कर रहे थे संस्कृत भाषा की शिक्षण विधियां। आज दोस्तों ये वीडियो है ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, चाहे 2 घंटा का बने चाहे 1.5 घंटा का बने। कल दोस्तों डीजे की साउंड की वजह से दोस्तों मैंने वीडियो को रोक दिया था क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए। तो शुरू करते हैं यहाँ से, यहाँ तक मैंने छोड़ा था दोस्तों। देखिए एक बार यहाँ से दोबारा आपको बता देता हूँ। उपनाम सारणी अपन देख रहे थे दोस्तों, उपनाम सारणी यानी व्याकरण अनुवाद है, ये व्याकरण शिक्षण से संबंधित है। उपनाम है भंडारकर विधि। फिर सूत्र विधि दोस्तों व्याकरण से संबंधित है और दोस्तों इसको पांडित्य विधि भी कहते हैं। फिर देखिए दोस्तों अव्याकृति विधि, इसको व्याकरण शिक्षण की विधि है दोस्तों, भाषा संसर्ग विधि भी कहते हैं। फिर है दोस्तों उद्बोधन विधि, यह गद्य शिक्षण की विधि है दोस्तों, इसको अर्थबोध विधि भी बोलते हैं। फिर है प्रवचन विधि, प्रवचन विधि दोस्तों गद्य शिक्षण की महत्वपूर्ण विधि है। और देखिए दोस्तों इसको कथन विधि भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कथन विधि। प्रश्नोत्तर विधि दोस्तों गद्य शिक्षण की विधि है, इसको शुक्राती विधि भी बोलते हैं। फिर देखिए दोस्तों रंगमंच अभिनय विधि नाटक शिक्षण की विधि है, इसको व्ययकारी या खर्चीली विधि भी कहते हैं। फिर है खंडान्वय विधि, खंडान्वय विधि दोस्तों पद्य शिक्षण की विधि है, इसको सामूहिक शिक्षण विधि कहते हैं। फिर है भाष्य विधि, ये पद्य शिक्षण की विधि है दोस्तों, इसको व्यास विधि भी कहते हैं। फिर है भाषा अनुवाद विधि, ये दोस्तों पद्य शिक्षण की विधि है, इसको अर्थबोध विधि भी बोलते हैं। अब चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास यहाँ से। एक देखिए दोस्तों मैंने कल वीडियो में RTE 2009 इसको ऐसे ही सीधा बोल गया था दोस्तों, RT 2009 को लागू हुआ, तो ये थोड़ा देख लेना दोस्तों। RT 2009 है, ये 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत देश में लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। लेकिन वर्तमान में दोस्तों जम्मू कश्मीर के अंदर भी RT 2009 है वो लागू है 2019 से। नेक्स्ट देखिए शिक्षणम, शिक्षणम देखिए दोस्तों शिक धातु और ल्यूट प्रत्यय से बना है, शिक्षणम शब्द है ये। फिर देखिए दोस्तों व्याकरणम, व्याकरणम दोस्तों अष्टाध्यायी का अपर नाम है और इसका दूसरा नाम दोस्तों शब्दानुशासन, व्याकरण को शब्दानुशासन भी कहते हैं। और व्याकरण को शब्दानुशासन कहा किसने था, तो पतंजलि महोदय ने कहा था। किसने कहा था, पतंजलि महोदय ने कहा था। फिर देखिए दोस्तों संस्कृत भाषा कैसी है, तो संस्कृत भाषा संश्लेषणात्मक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप गांठ बांध लेना दोस्तों। संस्कृत भाषा है ये संश्लेषणात्मक है, कौन सी है, संश्लेषणात्मक भाषा है। संस्कृत भाषा का स्थान कैसे है दोस्तों, तो संस्कृत भाषा का स्थान वैकल्पिक है, क्या है, वैकल्पिक, कल मैं आपको समझा गया था। फिर देखिए दोस्तों वस्तुनिष्ठ परीक्षा को विश्वसनीय तथा निम्नात्मक परीक्षा को अविश्वसनीय कहा जाता है। ऐसा क्या कारण है दोस्तों, जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा है इसको तो विश्वसनीय कहा जाता है और निम्नात्मक परीक्षा इसको अविश्वसनीय कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों वस्तुनिष्ठ परीक्षा है इसका निश्चित उत्तर होता है और दोस्तों 10 नंबर यदि आपके आ रहे हैं, किसी एग्जामिनर ने चेक किए तो आपके 10 ही आएंगे, ऊपर नीचे नहीं होंगे। यदि कोई निम्नात्मक प्रश्न वाला सिस्टम है, यदि कोई व्यक्ति चेक करेगा तो वो 10 में से 8 दे सकता है, 9 दे सकता है, कोई दूसरा चेक करेगा तो वो 7 भी दे सकता है, कोई तीसरा चेक करे तो 10 में से 10 भी दे सकता है। तो ये दोस्तों आप ध्यान में रखना। कई बार ऐसे होता है ना, अपन रीचेकिंग करवाते हैं तो नंबर घटकर आ जाते हैं, कई बार नंबर क्या है बढ़कर आ जाते हैं। और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की विशेषताएं आगे बताऊंगा दोस्तों आपको,
उस टाइम आपको मैं बता दूंगा वस्तुनिष्ठता क्या होती है, विश्वसनीयता क्या होती है, वैधता क्या होती है, ठीक है, प्रमाणीकृत परीक्षण कौन सा है होता है, मानकीकरण क्या होता है, ये सारी चीजें अपन बाद में बात करेंगे दोस्तों। जब SST वाली शिक्षण विधि करवाऊंगा या हिंदी की करवाऊंगा तब बताऊंगा आपको, ठीक है। फिर देखिए लिखित परीक्षा के भेद में छात्रों की चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति, विचार अभिव्यक्ति का परीक्षण निम्नात्मक परीक्षा के द्वारा किया जाता है। अब देख लीजिए दोस्तों, लिखित परीक्षा के भेद में छात्रों की चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति, विचार अभिव्यक्ति आदि का परीक्षण किया जाता है। और इसका परीक्षण कौन सी परीक्षा के माध्यम से होता है? तो निम्नात्मक। ऊपर मैंने आपको बताया था ना कि यदि ज्ञानात्मक क्षेत्र का अपन को अध्ययन करना है, ज्ञानात्मक क्षेत्र के बारे में जानता है कि बच्चे का ज्ञानात्मक क्षेत्र कितना विकसित है, तो इसके लिए जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो कारगर सिद्ध होते हैं। यदि बोधात्मक स्तर अपन को जानना है, यानी बौद्धिक विकास कितना हुआ है, तर्क, चिंतन, इन चीजों का डेवलपमेंट कितना हुआ है, इन चीजों के बारे में जानना है, तो हमें निम्नात्मक परीक्षा है वो लेनी पड़ेगी, जिसके अंतर बालक है वो चिंतन करके उत्तर देगा और दोस्तों उसमें उसकी कल्पना, उसके थॉट, वो सारी चीजें उसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। अगर ऐसा पूछ ले, सीधा पूछ ले कि बालक की कल्पना शक्ति, विचार शक्ति, अभिव्यक्ति इनका विकास होता है, अगर वो मौखिक, लिखित ऐसे पूछ ले तो आपको करके आना लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में पूछ ले तो निम्नात्मक परीक्षा। आई होप आप समझ गए। फिर देखिए दोस्तों प्रायण शिक्षण, प्रायण दोस्तों व्याकरण शिक्षण की विधि है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रायण शिक्षण है, ये व्याकरण शिक्षण की विधि है। अब देखिए व्याकरण शिक्षण की यदि बात करें दोस्तों, तो व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य क्या है? भाषा का ज्ञान करवाना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है भाषा का ज्ञान करवाना। ये चीज आपको क्या है ध्यान में रखनी है। व्याकरण की यदि बात करूं दोस्तों, तो व्याकरणम शब्द है ये दोस्तों, वी उपसर्ग आ आंग आंग क्री धातु, ये भी उपसर्ग है दोस्तों, आंग, ठीक है। क्री धातु ल्यूट प्रत्यय से बना है। कई शब्द ऐसे होते हैं दोस्तों जिनमें एक से अधिक क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। संस्कृत भाषा में कुल 22 उपसर्ग होते हैं, याद रखना ये चीज, ठीक है। तो देख लिया आपने, वी आंग क्री धातु ल्यूट प्रत्यय। फिर देखिए व्याकरण पूछ ले, देखिए ये वाला व्याकरण पूछ ले ना, व्याकरण, और इधर ये वाला व्याकरण पूछ ले, ये वाला, तो इस व्याकरण में अण प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय? अण प्रत्यय। इस व्याकरण में कौन सा प्रत्यय? ल्यूट प्रत्यय, याद रखना। देखिए वेदों का मुख व्याकरण को कहा जाता है, तो पूछ ले कि वेदों का मुख किसे कहा जाता है? तो व्याकरण को कहा जाता है। वेदों का पैर किसे कहा जाता है? तो छंद को वेदों का पैर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेदों का पैर कहते हैं छंद को। फिर देखिए व्याकरण के त्रिमुनि कौन कौन है? तो व्याकरण के त्रिमुनि आपसे पूछ ले तो पाणिनि क्या है? सूत्रकार है। क्या है? सूत्रकार है। कात्यायनी या वररुचि क्या है? वार्तिककार है। पतंजलि क्या है? महाभाष्यकार है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पाणिनि सूत्रकार, इसको मैंने ऐसे याद कर रखा है दोस्तों, पासु, क्या? पासु। पाणिनि क्या है? सूत्रकार है। क्या है? सूत्रकार है। वार्तिक, इसको मैंने दोस्तों कावा ऐसे याद कर रखा है, कावा, यानी कात्यायन है, ये वार्तिककार है, ठीक है। पतंजलि, ठीक है, तो पतंजलि दोस्तों महाभाष्यकार है। क्या है? महाभाष्यकार है। अब देखिए दोस्तों पाणिनि ने बहुत सारे सूत्र लिख दिए थे, फिर उन सूत्रों को समझने के लिए छोटे छोटे वार्तिक लिखे थे, किसने? कात्यायनी महोदय ने। फिर इन वार्तिकों को समझने के लिए उनकी व्याख्या की थी, किसने? पतंजलि ने। तो याद रखना पाणिनि, कात्यायनी, पतंजलि, त्रिमुनि है दोस्तों, ये त्रिमुनि। बहुत बार प्रश्न यहाँ से पूछा है, यहाँ से अब भी प्रश्न आने की संभावना है। अब देखिए संस्कृत की शिक्षण विधियां हैं, उनमें अपन देखते हैं प्राचीन विधि, संस्कृत भाषा की प्राचीन विधियां। सबसे पहले देखते हैं प्रायण विधि। कौन सी विधि? प्रायण विधि। तो प्रायण विधि के ऊपर अपन अब चर्चा करते हैं। तो देखिए प्रायण, वैदिक मंत्रों का शेषवर पाठ प्रायण कहलाता है। तो अब आपको समझ में आ रहा है प्रायण किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों प्रायण है ये किसे कहते हैं? वैदिक मंत्रों का शेषवर पाठ क्या कहलाता है? प्रायण कहलाता है। प्रायण करते समय ब्रह्मचारी पूर्व दिशा की तरफ मुख करता है, ठीक है। यह विधि पाणिनि के समय से प्रचलित में आई थी। तो किसके समय से प्रचलन में आई थी? पाणिनि के समय से आई थी। इसमें कंठस्थीकरण पर बल दिया जाता है। तो प्रायण विधि में किस पर बल दिया जाता है? कंठस्थीकरण पर बल दिया जाता है। दोस्तों प्राचीन समय में क्या होता था?
जब गुरु शिष्य परंपरा थी उस टाइम ये प्रायण विधि चलती थी। प्रायण विधि के अंदर क्या होता था, हमें कोई भी चीज है उसको कंठस्थीकरण करना होता था, क्योंकि दोस्तों इस टाइम ना तो कागज थे ना दवात थी, सुन करके और उसको अपन को क्या करना होता था, कंठस्थीकरण होता था। तो कंठस्थीकरण पर बल दिया जाता था। इसमें प्रायण विधि करते समय बीच में कोई बातचीत नहीं की जाती थी। फिर देखो दोस्तों सूत्र विधि। सूत्र विधि की यदि बात करूं, आजकल भी दोस्तों प्रायण विधि की आपको मैं बात बताऊं, अपने दादा परदादा है वो कहानियां कहते हैं, हमें बातें कहते हैं, तो अपन सोचते हैं इनकी याद कैसे इतनी, उन्होंने दोस्तों सुन सुन कर ही सीखी। उनसे अपन पूछेंगे ना आपने किससे सीखी थी, तो वो बताएंगे मैंने उससे सीखी थी या उससे सीखी थी। वो उनकी मतलब याद कैसे होगी, उन्होंने कंठस्थीकरण कर लिया, उसको क्या कर लिया, कंठस्थीकरण कर लिया। और दोस्तों जब अपन कोई बात किसी दूसरे बंदे को बोलते हैं ना, अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे ये चीजें ज्यादा याद होगी। कारण क्या है इसका, क्योंकि दोस्तों मैंने जो पढ़ रखा है उसका दोहरान हो रहा है, तो वो पूरी की पूरी रील माइंड में घूम रही है। तो ऐसी दोस्तों उनके रील जैसे माइंड में घूमेगी और फिर धीरे धीरे बार बार वो उस चीज का अभ्यास करेंगे तो कंठस्थीकरण हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं ना कंठस्थीकरण है ये चीज, उसके मतलब पकड़ बनी हुई है। पकड़ कैसे बनती है, बार बार अभ्यास करने से। तो वो प्रायण विधि। अब देखिए सूत्र विधि। ऐसी दोस्तों सूत्र विधि है, इस विधि को पांडित्य विधि कहते हैं। क्या कहते हैं, पांडित्य विधि कहते हैं। यह दोस्तों अमनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि रट्टा मारा जाता है सूत्रों का। क्या मारा जाता है, रट्टा मारा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, व्याकरण के नियमों को रट लिया जाता है। ठीक है, यह व्याकरण के जितने भी सूत्र है इनको क्या कर लिया जाता है, रट लिया जाता है। इस विधि का प्रचलन पाणिनि व कात्यायनी के समय हुआ था। तो पाणिनि को इसीलिए तो सूत्रकार कहा जाता है दोस्तों। इसका प्रचलन कब हुआ था, तो पाणिनि और कात्यायनी के समय हुआ था। यह विधि सामान्य से विशेष सूत्र पर आधारित है। दोस्तों नियम होता है ना, नियम वो हमेशा ही सामान्य होता है। उदाहरण होता है ना, उदाहरण वो हमेशा ही दोस्तों विशेष होता है। तो ये सामान्य से विशिष्ट के नियम है उसको फॉलो करती है। तो सामान्य से विशिष्ट नियम को फॉलो करने वाली विधि है सूत्र विधि। आई होप दोस्तों सूत्र विधि आपके समझ में आई है। मुख्यतः सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 प्रकार के होते हैं। संज्ञा सूत्र, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश, अधिकार। ये अपन को ध्यान में नहीं रखने हैं। अपन को बस इतना ध्यान रखना था कि सूत्र विधि होती क्या है, सूत्र विधि मनोवैज्ञानिक है या अमनोवैज्ञानिक है, तो अमनोवैज्ञानिक। फिर है व्याकरण अनुवाद विधि। कौन सी विधि, व्याकरण अनुवाद विधि। इस विधि को दोस्तों भंडारकर विधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भंडारकर विधि भी कहते हैं। यह व्याकरण और अनुवाद पर बल देती है। इसका प्रवर्तक की यदि बात करें तो इसके प्रवर्तक डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर थे। कौन थे, डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर थे। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। फिर है व्याख्या विधि। व्याख्या विधि की बात करें दोस्तों तो इस विधि का प्रचलन कब हुआ था, तो पतंजलि के समय व्याख्या विधि का प्रचलन हुआ था। यह विधि सैद्धांतिक पक्ष की अपेक्षा व्यवहारिक पक्ष पर बल देती है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि व्याख्या विधि है ये सैद्धांतिक पक्ष की अपेक्षा किस पर बल देती है, तो ये व्यवहारिक पक्ष पर बल देती है। सैद्धांतिक पक्ष की अपेक्षा किस पर बल देती है, व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल देती है। व्याख्या के मुख्यतः कितने अंग माने गए हैं, 4 है दोस्तों। चर्चा, उदाहरण, प्रति उदाहरण, वाक्य, व्यवहार। देखिए दोस्तों व्याख्या विधि में क्या करते हैं, चर्चा ही तो होती है व्याख्या विधि में। और जब व्याख्या कर रहे हैं तो वो चीज समझ में नहीं आई तो अपन क्या करते हैं, उसका उदाहरण देते हैं। उदाहरण ही समझ में नहीं तो उस उदाहरण का ही प्रति उदाहरण देते हैं, मतलब और उदाहरण देते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, वाक्य व्यवहार होता है। जिसकी व्याख्या कर रहे हैं या जिस सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं उसको समझाने के लिए अन्य से सहायता लेना क्या कहलाता है, व्याख्या व्यवहार। यानी प्रति उदाहरण से काम नहीं चलाना, फिर अपन क्या करते हैं, किसी और चीज का सहारा लेते हैं, तो उसको बोलते हैं दोस्तों व्याख्या व्यवहार। क्या, वाक्य व्यवहार। ठीक है, तो जिसकी व्याख्या कर रहे हैं या जिस सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं उसको समझाने के लिए अन्य से सहायता लेना, व्याख्या व्यवहार। ठीक है, तो ये व्याख्या के 4 अंग थे महत्वपूर्ण। फिर है अव्याकृत विधि। तो अव्याकृत विधि की बात करें दोस्तों तो इसको भाषा ससर्ग विधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाषा ससर्ग विधि भी बोलते हैं। अव्याकृत विधि है ये व्याकरण शिक्षण की विधि है। दोस्तों अपन को बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है, अपन को पीएचडी नहीं करनी है, ऊपर का अपन को ज्ञान होना चाहिए। ऊपर के ही रीड के अंदर क्या प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो अव्याकृत विधि दोस्तों व्याकरण शिक्षण की है, ये अपने आप बोल रही है अव्याकृत विधि। अव्याकृत विधि, मैं व्याकरण शिक्षण की विधि हूँ, किसकी हूँ, व्याकरण शिक्षण की विधि हूँ। अव्याकृत विधि लिंक कर लीजिए, व्याकरण की है दोस्तों। इसको भाषा ससर्ग विधि भी बोलते हैं। इस विधि में दोस्तों भाषा के साथ साथ व्याकरण का ज्ञान करा दिया जाता है। तो ये ध्यान रखना आप,
इस विधि में भाषा के साथ साथ व्याकरण का क्या है, ज्ञान करा दिया जाता है। यह विधि अभ्यास पर बल देती है। तो यह विधि किस पर बल देती है, अभ्यास पर बल देती है। ये आपको क्या है, ध्यान में रखना है। ये विधि किस पर बल देती है, अभ्यास पर बल देती है। फिर है नवीन या आधुनिक विधियां। तो देखिए, नवीन या आधुनिक विधियों की यदि मैं बात करूं तो इसे सबसे पहले नवीन या आधुनिक विधियों की बात करूं तो आगमन विधि आती है। कौन सी आती है, आगमन विधि। तो आगमन विधि की बात करूं दोस्तों तो आगमन विधि है, इसके प्रवर्तक पतंजलि थे। कौन थे, पतंजलि थे। और आगमन विधि से संबंधित दोस्तों एक आगमन प्रतिमान है, ये किसने दिया था, तो हिल्दा तांबा महोदय ने दिया था। ये दोस्तों एक शिक्षक थे, हिल्दा तांबा महोदय। इन्होंने पाठ्य जो चर्या है उसमें सुधार किया था और इन्होंने दोस्तों आगमन शिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादन किया था। किसका, आगमन शिक्षण प्रतिमान। तो वहां कई बार ऑप्शन में आपको पतंजलि ना दे करके वो हिल्दा तांबा महोदय दे दे, तो हिल्दा तांबा महोदय आपको राइट कर देना है। देखिए, इसे शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कहा जाता है आगमन विधि को, क्योंकि दोस्तों इसमें पहले उदाहरण बताया जाता है, फिर नियम बताया जाता है। यह विधि क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि है। क्या है, मनोवैज्ञानिक विधि है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। यह विधि निम्न स्तर के लिए बहुत उपयोगी है दोस्तों। कंठस्थीकरण पर बल नहीं देती है, रट्टा नहीं मरवाती है दोस्तों। पूर्णतः मनोवैज्ञानिक विधि है और इसमें छात्र क्या रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। क्या रहते हैं, छात्र सक्रिय रहते हैं। यह विधि उदाहरण से नियम की ओर, लक्ष्य से लक्षण की ओर चलती है। तो देखिए दोस्तों, यह विधि उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण को लक्ष्य बोलते हैं दोस्तों, नियम को लक्षण बोलते हैं। तो कौन सी विधि लक्ष्य से लक्षण की ओर चलती है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। आगमन विधि चलती है। कौन सी चलती है, आगमन विधि। फिर देखिए, यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर इत्यादि शिक्षण सूत्रों पर आधारित मानी जाती है। उदाहरण दोस्तों हमेशा विशिष्ट होता है, नियम हमेशा सामान्य होता है। उदाहरण ज्ञात होता है, नियम अज्ञात होता है। उदाहरण सरल होता है, नियम कठिन होता है। इसलिए दोस्तों इसके अन्य नाम है ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यह विधि शुद्ध शिक्षण सूत्रों पर आधारित मानी जाती है। तो यह विधि शुद्ध शिक्षण सूत्रों पर आधारित मानी जाती है, आगमन विधि। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर है निगमन विधि। निगमन विधि दोस्तों अमनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। यह विधि उच्च स्तर के लिए उपयोगी है। तो निगमन विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है, उच्च स्तर के लिए क्या है, उपयोगी है। यह विधि आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत है। क्या है, आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत है। छात्र इसमें निष्क्रिय रहते हैं, रट्टाफिकेशन पर बल देती है, यानी कंठस्थीकरण पर क्या देती है, बल देती है। नेक्स्ट देखिए, इस विधि के द्वारा नियम से उदाहरण की ओर, यानी लक्षण से लक्ष्य की ओर, लक्षण दोस्तों किसको बोलते हैं, नियम को, लक्ष्य किसको बोलते हैं, उदाहरण, अध्ययन करवाया जाता है। देखिए दोस्तों, आपको नियम रटने के लिए दे दिया जाए ना तो आप नियम रट नहीं पाओगे। यदि आपको उसी से संबंधित पहले उदाहरण बता दिया जाए ना तो नियम आपके लिए कुछ नहीं है, वो उदाहरण आपके दिमाग में रहेगा। तो आगमन विधि है वो सर्वश्रेष्ठ होती है निगमन विधि से। नेक्स्ट देखिए, यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है, यानी नियम अज्ञात होता है, उदाहरण ज्ञात होता है। तो नियम से उदाहरण की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है, कठिन से सरल की ओर चलती है, सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। यह विधि अशुद्ध सूत्रों पर आधारित है। तो दोस्तों निगमन विधि है, ये अशुद्ध सूत्रों पर आधारित है। अब देखिए दोस्तों, एक आपसे प्रश्न पूछ ले कि निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि सर्वश्रेष्ठ है। ऑप्शन आपको दे दे, आगमन विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन विधि, इनमें से कोई नहीं, तो आपको उत्तर करके आना है आगमन निगमन विधि। पूछ ले कि निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि सर्वश्रेष्ठ है, आगमन निगमन दोनों एक साथ मिल जाए ना आपको डैश करके, तो वो राइट होगा। यदि ये नहीं मिले तो आपको आगमन उत्तर करके आना है। ठीक है। फिर है समवाय या सहयोग विधि। समवाय या सहयोग विधि की बात करें दोस्तों तो व्याकरण का नियमित अध्ययन नहीं करवाया जाता है इसमें, समवाय या सहयोग विधि में। इसमें क्या किया जाता है दोस्तों, प्रसंग आने पर उसी स्थान पर व्याकरण का ज्ञान करा दिया जाता है। जैसे मैं पाठ पढ़ा रहा हूँ दोस्तों कोई भी बच्चों को, उसमें दोस्तों व्याकरण का कोई भी अंश आ गया तो मैं वही उस व्याकरण के अंश को बता दूंगा। तो ये समवाय या सहयोग विधि है, मैं अलग से व्याकरण का अध्ययन नहीं करवाऊंगा। तो ये व्याकरण शिक्षण की विधियां थी, आई होप आपके समझ में आई होंगी। अब देखते हैं दोस्तों नाट्य शिक्षण। नाट्य शिक्षण की विधियों की बात करूं दोस्तों तो नाटक शिक्षण का उद्देश्य क्या है, संस्कार,
चरित्र शिक्षणम। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नाटक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? संस्कार या चरित्र शिक्षणम। भरत मुनि के अनुसार नाट्य शास्त्र के अनुसार नाट्य के 3 उद्देश्य होते हैं। तो भरत मुनि के अनुसार या नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक के कितने उद्देश्य? 3 उद्देश्य। पहला उद्देश्य क्या है? हितोपदेश जन्म, व्यक्ति तथा समाज के लिए कल्याणकारी संदेश। यानी हितोपदेश जन्म यानी हितकारी हो जन के लिए, यानी व्यक्ति तथा समाज के लिए कल्याणकारी संदेश देना। विश्रांति जननम यानी व्यक्ति तथा समाज के लिए शांति का संदेश देने वाला हो। विनोद जननम यानी विनोद मनोरंजन के साधन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? मनोरंजन के साधन होने चाहिए। फिर अभिनय का संबंध नाटक से है। अभिनय मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? अभिनय 4 प्रकार का होता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रकार है। पहला है आदर्श नाट्य विधि। तो अभिनय की पहली देखें दोस्तों, आदर्श नाट्य विधि। इस विधि में सभी पात्रों का अभिनय स्वयं शिक्षक के द्वारा किया जाता है। तो जहां भी आदर्श लगा आ जाए ना, वहां शिक्षक ही करता है। आदर्श वाचन कौन करता है? शिक्षक करता है। आदर्श नाट्य विधि में महत्वपूर्ण रोल किसका होता है? तो शिक्षक का होता है। तो इस विधि में सभी पात्रों का रोल कौन करता है? स्वयं शिक्षक करता है। तथा इस विधि में छात्र नीरसता महसूस करते हैं। क्या करते हैं? नीरसता महसूस। फिर रंगमंच अभिनय विधि। कौन सी विधि? रंगमंच अभिनय विधि। इस विधि में नाटकों को रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है, परंतु व्ययकारी या खर्चीली होने के कारण सभी नाटकों को रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं किया जाता। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, मतलब हर प्रश्न को अपन दोस्तों रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये खर्चीली व्ययकारी विधि है, इसलिए इसको खर्चीली या व्ययकारी विधि भी बोलते हैं। फिर देखिए, इस विधि को उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से श्रेष्ठ विधि माना गया है। तो उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से श्रेष्ठ विधि कौन सी है, आपसे पूछ ले तो आपको दोस्तों टिक मार्क यही करके आना है कि उद्देश्यों की पूर्ति की दृष्टि से श्रेष्ठ विधि कौन? तो रंगमंच अभिनय विधि। फिर है कक्षा अभिनय विधि। कक्षा अभिनय विधि की बात करूं तो इस विधि में शिक्षक छात्रों को एक एक पात्र की भूमिका देता है तथा छात्र प्रश्न के समय वाचिक अभिनय करते हैं। तो यानी टीचर है वो क्या करता है? कक्षा अभिनय विधि में छात्रों को एक एक पात्र दे देता है और उस पात्र के अनुसार छात्र है वो क्या करते हैं? अभिनय करते हैं। फिर है व्याख्या विधि। व्याख्या विधि समझाने की आवश्यकता है नहीं दोस्तों, क्लास में आया टीचर और व्याख्या कर दी और चला गया। फिर देखिए समवाय विधि। व्याख्या विधि में दोस्तों छात्र है वो नीरसता महसूस करते हैं और अध्यापक है वो दोस्तों अपना काम कर जाता है। हाँ, व्याख्या विधि का एक गुण जरूर है दोस्तों, पाठ्यक्रम में वो समय पर पूरा हो जाता है। ठीक है। फिर है समवाय विधि। समवाय विधि की बात करूं तो इसे नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कहते हैं। तो नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि आपसे कोई पूछ ले तो समवाय विधि है। कौन सी है? समवाय विधि है, आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यह उक्त सभी विधियों का मिश्रण मानी जाती है। जैसे विद्यालय में 26 जनवरी एवं 15 अगस्त को प्रयोग की जाती है ये वाली विधि, समवाय विधि। फिर अनुवाद शिक्षण। अनुवाद शिक्षण की बात करें दोस्तों तो अनुवाद है ये अनु प्रत्यय वद धातु अनु उपसर्ग वद धातु घे प्रत्यय से मिलकर बना है अनुवाद। उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? द्विभाषा ज्ञानम। तो अनुवाद शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? द्विभाषाओं का ज्ञान कराना, 2 भाषाओं का ज्ञान करवाना, 2 भाषाओं का ज्ञान करवाना। नेक्स्ट देखिए अनुवाद 3 प्रकार का होता है दोस्तों, अक्षरानुवाद, छायानुवाद, तथ्यानुवाद। अक्षरानुवाद की बात करें दोस्तों तो समानार्थी शब्दों के द्वारा किया जाता है अक्षरानुवाद। छायानुवाद, भावानुवाद, मर्मानुवाद ये भाव के अनुसार होता है। किसके अनुसार? भाव के अनुसार। तो छायानुवाद, भावानुवाद, मर्मानुवाद ये भाव के अनुसार होता है। फिर है तथ्यानुवाद। तथ्यानुवाद की बात करें दोस्तों तो समानार्थक प्लस भाव के अनुसार ये तथ्यानुवाद होता है। तो अनुवाद की 3 विधियां हैं, ये त्रिविधा हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखिए दोस्तों विधियां, अनुवाद शिक्षण की विधियां। तो देखिए दोस्तों पाठ्य पुस्तक विधि, बहुत सिंपल से दोस्तों। द्विभाषा विधि या द्विभाषी विधि, ये सर्वश्रेष्ठ विधि है अनुवाद शिक्षण की। द्विभाषा विधि या द्विभाषी विधि दोस्तों, संस्कृत भाषा है उसका मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ तो ये द्विभाषा है। तुलना विधि, 2 भाषाओं की तुलना करना। फिर है अनुकरण विधि। तो ये दोस्तों चारों आप ध्यान में रखना, ये अनुवाद शिक्षण की विधियां है, ये चारों नाम। सर्वश्रेष्ठ पूछ ले तो द्विभाषा विधि। फिर है गद्य शिक्षण। गद्य शिक्षण है ये दोस्तों
काठिन्य निवारण पर बल देता है। किस पर? काठिन्य निवारण पर बल देता है गद्य शिक्षण। नेक्स्ट देखिए, गद धातु, गद धातु यत प्रत्यय से बना है, ये दोस्तों आपका गद्य। नेक्स्ट देखिए, उद्देश्य क्या होता है? ग्रहण अभिव्यक्तिश्च, ग्रहण किए हुए की क्या देना? अभिव्यक्ति देना। ग्रहण किए हुए की क्या देना? अभिव्यक्ति देना गद्य शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। गद्य की जानकारी कहाँ से मिलती है दोस्तों? तो वेद से मिलती है। वेदों में भी पूछ ले आपसे तो यजुर्वेद से मिलती है। वेद वेद कति विधा संति, वेद चत्वारि संति। वेद कितने हैं? 4 है। वेद नपुंसक है दोस्तों, वेद नपुंसक लिंग शब्द है, इसलिए इसके साथ चतवारी आया है। क्या है? चतवारी आया है। तो गिनती दोस्तों अपन को 4 तक याद होनी चाहिए। कितने तक? 4 तक, क्योंकि 4 तक है वो पुल्लिंग, नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग, इन 3 लिंगों में चलती है। ये 3 लिंग अपने ध्यान में रहेंगे तो सही हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, वेद वेदांग, वेदांग 6 होते हैं। तो वेदांग कति विधा संति, तो वेदांग षड मतलब 6 होते हैं दोस्तों। 6 वेदा संति, षड वेदा संति। 6 कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये दोस्तों वेदांग है 6, आपको ध्यान में रखना है। तो व्याकरण को दोस्तों मुख कहा गया है, ठीक है। और छंद को दोस्तों पैर कहा गया है। क्या कहा गया है? वेदों का पैर कहा गया है। ये 2 आप ध्यान में रखना। फिर देखिए, गद्यम कति विधा संति, तो गद्यम कति विधा संति 2 भेद है गद्य के। कथा यानी कल्पित, आख्यायिका, आख्यायिका दोस्तों इतिहास प्रसिद्ध। तो दोस्तों आपसे पूछ ले कि गद्य के कितने भेद है, गद्य शिक्षण के कितने भेद है? 2 है। तो दोस्तों कथा, कल्पित यानी ये काल्पनिक होती है, जैसे बाण भट्ट की कादम्बरी। फिर देखिए दोस्तों, आख्यायिका, आख्यायिका इतिहास प्रसिद्ध होती है दोस्तों, जैसे हर्ष चरित। तो ये आप 2 ध्यान में रखना। विधि की यदि बात करें दोस्तों, तो गद्य शिक्षण की पहली विधि आती है उद्बोधन विधि या अर्थबोध विधि। यह विधि दोस्तों प्राथमिक स्तर के लिए क्या है? उपयोगी है, मनोवैज्ञानिक विधि है। गद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ आपसे पूछ ले तो अर्थबोध विधि या उद्बोधन विधि सर्वश्रेष्ठ विधि है। फिर देखिए, इस विधि के द्वारा क्या? इस विधि के द्वारा इस विधि के द्वारा अध्यापक अपने अर्थ का बोध कराने के लिए अनेक साधनों का सहारा लेते हैं, जैसे प्रत्यक्ष रूप से अभिनय करके, दृश्य श्रव्य साधनों के द्वारा, प्रतिकृति या मॉडल दिखाकर। फिर है प्रवचन विधि। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, गद्य शिक्षण की प्रवचन विधि। प्रवचन विधि की बात करूं दोस्तों, तो इस विधि को कथन विधि भी कहते हैं। दोस्तों ऊपर जो मैंने आपको चार्ट बताए थे वो आप दिमाग में रखना, वहां से जरूर प्रश्न है वो पुटअप होगा, बाकी यहाँ से जो प्रश्न आएगा वो आप हल कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, यह विधि उच्च अध्ययन हेतु उपयोगी है। इस विधि में अध्यापक अपने कथन को स्पष्ट करने के लिए प्रवचन या उपविधियों का क्या लेता है? सहारा लेता है। अब आती है प्रवचन विधि की प्रविधियां। तो प्रवचन विधि की प्रविधियां कौन कौन सी है? तो देखिए, अनुवाद विधि, कोश विधि, टीका विधि, परिभाषा विधि। अनुवाद विधि है ये प्राथमिक स्तर के लिए है, कोश, टीका, परिभाषा ये उच्च स्तर के लिए है। क्या है? उच्च स्तर के लिए। फिर देखिए, प्रश्नोत्तर विधि। कौन सी विधि? प्रश्नोत्तर विधि। इस विधि को शुक्राति विधि भी कहते हैं। तो प्रश्नोत्तर विधि को क्या कहते हैं? शुक्राति विधि भी कहते हैं। इस विधि में अध्यापक विभिन्न प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करके पाठ की गति को आगे बढ़ाता है। तो ये चीज आपको क्या करनी है? ध्यान में रखनी है। फिर है स्पष्टीकरण विधि। स्पष्टीकरण विधि की बात करूं दोस्तों, तो उच्च स्तर हेतु क्या है? श्रेष्ठ विधि है स्पष्टीकरण विधि। तो उच्च स्तर के लिए उपयोगी है स्पष्टीकरण विधि। इस विधि में अध्यापक अपने कथन को स्पष्ट करने के लिए अनेक प्रविधियों का सहारा लेता है, जैसे व्युत्पत्ति विधि और प्रसंग विधि। तो ये नीचे वाली विधि अपन को ध्यान में नहीं रखनी है। अब देखिए दोस्तों, पद्य शिक्षण। पद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? रसानुभूति करवाना। पद्य शिक्षण का उद्देश्य पूछ ले आपसे, तो पद्य शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है रसानुभूति करवाना। जैसे दोस्तों ये अपन थ्योरी वाला पार्ट पढ़ लेंगे, उसके बाद आप जितने मर्जी प्रश्न है वो हल करना, आपको फायदा जरूर मिलेगा। बार बार थ्योरी नहीं पढ़नी चाहिए शिक्षण विधि की, बाद में प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर देखिए, खंडान्वय विधि। खंडान्वय विधि की बात करें तो इसे पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कहा जाता है। तो पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो खंडान्वय विधि है।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। गद्य शिक्षण की अपन ने देख ली, अब पद्य शिक्षण की अपन विधियां देख रहे हैं। फिर देखिए, यह सामूहिक शिक्षण की विधि मानी जाती है। खंडान्वय विधि है, ये सामूहिक शिक्षण की विधि मानी जाती है। और ये मनोवैज्ञानिक विधि है। क्या है? मनोवैज्ञानिक विधि है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसे निम्न स्तर हेतु उपयोगी माना जाता है। तो खंडान्वय विधि को निम्न स्तर के लिए क्या माना जाता है? उपयोगी माना जाता है। इस विधि में छात्र क्या रहते हैं? सक्रिय रहते हैं। इस विधि में प्रश्न व्याकरण पर आधारित न होकर श्लोक या पद्य के मूल भाव पर आधारित होते हैं। तो ये खंडान्वय विधि है दोस्तों, इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए दोस्तों, दंडान्वय विधि। दंडान्वय विधि में दंड दोस्तों किसका सूचक है? तो वाक्य का सूचक है। दंड किसका सूचक है? वाक्य का सूचक है। अमनोवैज्ञानिक विधि है दोस्तों। क्या है? अमनोवैज्ञानिक विधि है। एक दोस्तों बीच में मैंने ऊपर लिख रखा है ट्रैकिंग विधि। ट्रैकिंग विधि क्या होती है दोस्तों? ये जो वर्कबुक में ऐसे लिखा आता है ना आजकल, ऐसे इस तरह से कै, ठीक है, ट्रेस करना, फिर उसके ऊपर बच्चा पेंसिल घुमाता है ऐसे ऐसे, फिर इसको ऐसे ऐसे भरता है, वो ट्रैकिंग विधि कहलाती है, लेखन से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यह विधि उच्च स्तरीय हेतु उपयोगी है, यानी दंडान्वय विधि। इस विधि में छात्र क्या रहता है? निष्क्रिय रहता है। इस विधि में प्रश्न श्लोक या पद्य से व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी इस विधि में प्रश्न श्लोक या पद्य से व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। इस विधि में व्याकरण का स्थान प्रधान होता है। तो इसमें व्याकरण का स्थान प्रधान होता है। बस अपन को तो ध्यान में इतना रखना है, खंडान्वय विधि और दंडान्वय दोनों ही पद्य शिक्षण की विधि है। किसकी है? पद्य शिक्षण की। इतना ही ध्यान में रखना, ज्यादा आपके ना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर है व्यास विधि। व्यास विधि, इस विधि को भाष्य विधि भी कहते हैं। व्यास विधि को क्या कहते हैं? भाष्य विधि भी कहते हैं। उच्च स्तर के लिए उपयोगी है। इस विधि में शिक्षक का स्थान इस विधि में शिक्षक कथावाचक की तरह अपने प्रसंगों को बताते हुए श्लोक का अर्थ स्पष्ट करता है। इस विधि में शिक्षक मूलतः सक्रिय रहता है। क्या रहता है? सक्रिय रहता है। फिर है गीत विधि। क्या है? गीत विधि। इस विधि में अध्यापक पद्य को गीत के माध्यम से पढ़ाता है। तो गीत विधि में अध्यापक पद्य को गीत के माध्यम से पढ़ाता है। यह विधि प्राथमिक स्तर हेतु उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है? प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी है। फिर है भाषा अनुवाद विधि। कौन सी? भाषा अनुवाद विधि। इस विधि को अर्थबोध विधि भी कहा जाता है। भाषा अनुवाद विधि को क्या कहा जाता है? अर्थबोध विधि भी कहा जाता है। इस विधि में अध्यापक श्लोक या पद्य का मातृभाषा में अनुवाद करता है। तो इस विधि में अध्यापक श्लोक या पद्य का मातृभाषा में क्या करता है? अनुवाद करता है। फिर देखिए समीक्षा विधि। समीक्षा विधि की बात करें दोस्तों, तो इस विधि में शिक्षक को अन्य कवि के जीवन दर्शन से जोड़ता है, यानी इस विधि में शिक्षक छात्रों को अन्य कवि के जीवन दर्शन से जोड़ता है तथा छंद, अलंकार, भाव, विचार इत्यादि का विस्तार करते हुए श्लोक की समीक्षा करता है। क्या करता है? श्लोक की समीक्षा करता है कि इसमें ये छंद है, ये अलंकार है, ठीक है, जितना जो कुछ भी उसमें मतलब आया है, भाव कौन से भाव हैं, क्या विचार है, वो सारी चीजों की क्या करता है? नीचे समीक्षा करता है। यह है समीक्षा विधि। अपन पढ़ के आ रहे हैं पद्य शिक्षण की विधियां। फिर है पद्य शिक्षण की नेक्स्ट विधि कोश विधि, परिभाषा विधि, टिक्का विधि। ठीक है, ये उच्च स्तर के लिए उपयोगी है दोस्तों, उच्च माध्यमिक स्तर हेतु उपयोगी है, हमें इनको ध्यान में नहीं रखना है। अब है दोस्तों महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तकें। तो महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तकें देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन सी है। संस्कृत में एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, नहीं तो इनमें से एसएसटी में तो एक प्रश्न पक्का आएगा। क्या आएगा? पक्का आएगा। देखिए कौन कौन सी। कालिदास ने दोस्तों 7 पाठ्य पुस्तकें लिखी थी। कितनी? 7 लिखी थी दोस्तों। 3 तो नाटक लिखे थे, 2 महाकाव्य लिखे थे, 2 महाकाव्य लिखे थे, 2 खंड काव्य या गीत काव्य लिखे थे। नाटक देख लेते हैं दोस्तों, अभिज्ञान, शाकुंतलम, मालवी, काग्निमित्रम, विक्रमोत्सर्जय। ये 3 तो नाटक है दोस्तों। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का नाटक है, मालवी काग्निमित्रम कालिदास का नाटक है, विक्रमोत्सर्जय विक्रमोस जो भी आप देख लीजिए दोस्तों, आपने पढ़ लिया विक्रमोशियम। ठीक है, ये भी कालिदास का नाटक है। ठीक है, तो ये 3 नाटक हैं, ध्यान में रखना। 2 महाकाव्य है। अब देखिए दोस्तों महाकाव्य यानी महान ग्रहों में होते हैं। क्या होते हैं? महान ग्रहों में होते हैं। तो रघुवंश ये महाकाव्य है, कुमार संभव महाकाव्य है। फिर है खंड काव्य या गीत काव्य, तो मेघदूत और ऋतुसार। दोस्तों गीत कब गाते हैं? जब गाते हैं जब मेघ आ जाए यानी बादल आ जाए, ऋतु क्या हो? अच्छी हो। ऋतु क्या हो? अच्छी हो। तो ऋतुसार और मेघदूत 2 क्या है?
खंड काव्य या गीत काव्य है, अपन को ध्यान में रखने हैं। फिर है विष्णु शर्मा ने लिखा पंचतंत्र। क्या लिखा? विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र। नारायण पंडित ने क्या लिखा? हितोपदेश। अंबिका दत्त व्यास ने क्या लिखा? शिवराज विजयम। भर्तहरि ने दोस्तों त्रयशतकम लिखा था। क्या लिखा था? त्रयशतकम लिखा था, यानी 3 शतकम थे। वो कौन कौन से? नीति शतकम, श्रृंगार शतकम, वैराग्य शतकम। याद रखना तीनों के तीनों। फिर देखिए भारवी ने क्या लिखा? किराता अर्जुनियम। भारवी की रचना है दोस्तों किराता अर्जुनियम। माघ की रचना है दोस्तों शिशुपाल वदम। और माघ दोस्तों राजस्थान भीलमाल जालोर के रहने वाले थे। श्री हर्ष की रचना है दोस्तों नेस्धी अचरितम। क्या? नेस्धी अचरितम। बाण भट्ट की रचना है दोस्तों कादम्बरी। ये एक कथा है दोस्तों। हर्षचरित क्या है दोस्तों? आख्यान है। क्या है? आख्यान है दोस्तों। कथा होती है वो काल्पनिक होती है, आख्यान होती है वो रियल होती है। ठीक है, पीछे अपन चर्चा कर चुके हैं इसके ऊपर। फिर देखिए दंडी ने दोस्तों दंडी काव्य दर्श लिखा था और 10 कुमार चरितम लिखा था। शुभंधु ने दोस्तों वास व दत्ता लिखा। क्या लिखा? वास व दत्ता लिखा। भास ने दोस्तों 13 नाटक लिखे थे। स्वपन वास व दत्ता उनमें से एक है, तो स्वपन वास व दत्ता आप ध्यान में रखना इनकी रचना। ठीक है, फिर देखिए भरतमुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की। किसकी रचना की? भरतमुनि ने नाट्य शास्त्र की। भट्टी ने दोस्तों रावण वदम लिखा था। भवभूति ने दोस्तों उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम, मालवी माधवम, ये 3 रचनाएं की थी। फिर है अशोक घोष ने दोस्तों बुद्ध चरितम और सौंदर नंदनम लिखा था, तो ये आप ध्यान में रखना। शूद्रक ने दोस्तों मरचकटिकम लिखा था। विशाखा दत्त ने दोस्तों मुद्रा राक्षस लिखा था। फिर देखिए दोस्तों रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। किसने की थी? वाल्मीकि ने की थी। देखिए दोस्तों वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है और रामायण को आदि का कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि का कहते हैं, यानी पुराने समय में लिखी गई। रामायण में दोस्तों सर्ग 645 है। 645 सर्ग है। कांड कितने हैं? 7 है। श्लोक 24,000 है। और दोस्तों रामायण में 24,000 श्लोक होने के कारण इसे चतुर्विंशति सहस्त्रिशता भी कहते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आपको संख्या ज्ञान वाला ऐसे पूछा जा सकता है, इसका मतलब क्या है? तो 24,000 श्लोकों वाली संहिता। समझ गए आप? तो ये आप ध्यान में रखना। फिर देखिए वेदव्यास ने दोस्तों महाभारत 1 लाख श्लोक है इसमें। फिर है दोस्तों संस्कृत भाषा के शिक्षण सूत्र। इन सूत्रों को अपन देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये दोस्तों मनोवैज्ञानिक सूत्र है। पूर्व ज्ञान पर क्या होता है? आधारित होता है। उदाहरण से नियम की ओर। फिर देखिए दोस्तों इसी को उदाहरण से नियम की ओर बोल सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। सरल से कठिन की ओर, यानी पहले बालकों को सरल शब्दावली बतानी चाहिए, फिर कठिन बतानी चाहिए, यानी सरल से कठिन की ओर ले जाना चाहिए। ऐसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी बालकों को पहले ज्ञात चीजें बतानी चाहिए, उसके बाद अज्ञात चीजों की ओर हमें प्रस्थान करवाना चाहिए। फिर है विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये वही चीज है दोस्तों, पहले उदाहरण बताओ फिर नियम बताओ। उदाहरण हमेशा विशिष्ट होते हैं, नियम हमेशा क्या होते हैं? सामान्य होते हैं। आगमन से निगमन की ओर, वही चीज दोस्तों उदाहरण से नियम की ओर। पूर्ण से अंश की ओर, यानी कोई भी चीज है उसको दोस्तों पहले पूर्ण रूप में बालकों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, बाद में उसके भागों के बारे में बताना चाहिए। अब दोस्तों मैं मान के चलो बच्चों को कार के बारे में बता रहा हूँ या गाय के बारे में बता रहा हूँ, मान के चलो, तो गाय का बालकों के सामने संपूर्ण चित्र प्रस्तुत करूंगा, बोलूंगा ये गाय है, तो वो तो चीज है पूर्ण। और मैं यदि कभी गाय का कान पेश कर दिया या पूंछ पेश कर दी, तो वो क्या है? वो अंश है। अंश के बारे में पहले नहीं बताया जाता, अंश के बारे में बाद में बताया जाता है, पहले पूर्ण चीज के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट देखिए स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल यानी स्थूल चीज के बारे में बताओ, यानी पूरी चीज के बारे में बताओ, उसके बाद सूक्ष्म की ओर आप गति कीजिए। नेक्स्ट है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अब देखिए दोस्तों विश्लेषण का मतलब होता है तोड़ना, कोई चीज को तोड़कर बताना। फिर संश्लेषण का मतलब होता है इकट्ठा करके बताना। ये उच्च स्तर के लिए उपयोगी होते हैं दोस्तों। फिर देखिए प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। पहले प्रत्यक्ष चीज के बारे में बताओ, फिर प्रमाण दो, यानी अपन ने प्रत्यक्ष ये कर दिया अपन ने, जैसे 2 + 2 बराबर क्या? 4। ठीक है, तो प्रमाण बाद में दो। आपने बता दिया 2 और 2 4 होते हैं। क्या होते हैं? 4 होते हैं। फिर उसके बाद आप उसका प्रमाण दो। तो ये चीज होती है कि प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर।
फिर देखिए दोस्तों शिक्षण के सिद्धांत, स्वाभाविकता का सिद्धांत, यानी दोस्तों बालक है वो स्वाभाविक वातावरण में ज्यादा सीखता है। स्वाभाविक वातावरण में कैसे? आपने एक चीज देखी होगी, बालक को जब हम कोई चीज सिखाना चाहते हैं तो बालक उतना नहीं सीख पाता उस चीज को जितना वो खुद करके सीखता है। किसी विद्वान ने कहा था दोस्तों, बालक को वातावरण में आप सीधा छोड़ दो और वो अपने आप विकास कर लेगा, और यानी वो नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से, यानी प्राकृतिक वातावरण से ज्यादा सीखेगा। ठीक है, तो वही बात है दोस्तों, जितनी बेड़ियां बालक की अपन डालेंगे उतना वो कम सीखेगा, और जितनी अपन बेड़ियों से मुक्त करेंगे बालक को, बालक ज्यादा सीखेगा। यह है स्वाभाविकता का सिद्धांत, स्वाभाविक वातावरण में सिखाने का सिद्धांत। फिर अभ्यास का सिद्धांत दोस्तों, अभ्यास का सिद्धांत तो करत अभ्यास के जन्मति और सुजान, रस यावत जावत के सिलरी पड़त निशान। तो अभ्यास बहुत बड़ी चीज होती है दोस्तों। अभ्यास दोस्तों मूर्ख व्यक्ति को भी क्या बना देती है? विद्वान बना देती है। तो अभ्यास है वो बहुत बड़ी चीज है, आप इसको ध्यान में रखना। तत्परता का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत ये है दोस्तों, मैं आपको कहूँ को आपको रीट में जॉब लगनी है, रीट में जॉब लगनी है, रीट में जॉब लगनी है, और आप रीट में जॉब लगने के लिए तैयार ही नहीं हो, आपकी मानसिकता ही आपने उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाई है, तो मैं आपके लिए चाहे लाख प्रयास कर लो, आप रीट में जॉब नहीं लगोगे जब तक तैयार नहीं हो। और हम तैयार हो जाते हैं दोस्तों, तो कहते हैं ना कि मतलब जब तैयार हो जाना आधा युद्ध जीत लेने के बराबर होता है दोस्तों। यदि हम मानसिक रूप से तैयार हैं कि हाँ मुझे ये काम करना है तो करना है, हम 50% रेडी हो जाते हैं। और यदि हम तैयार ही नहीं है तो दोस्तों हम 0 है, और यदि हम तैयार हो गए तो हम 50% है। तो ये है दोस्तों तत्परता का नियम। ठीक है, थॉर्नडाइक वाला आप दिमाग में रख सकते। नेक्स्ट आता है दोस्तों मौखिक कार्य का सिद्धांत, ये देख लिया अपन ने। अनुपात तथा क्रम का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता आप जानते हैं, कोई भी दो व्यक्ति है वो ना तो बुद्धि की दृष्टि से, ना अभियोग्यता की दृष्टि से, ना शकल सूरत इनकी दृष्टि से समान नहीं होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति भिन्न होता है, प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न योग्यताएं होती हैं। ठीक है, फिर है सहभागिता का सिद्धांत। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, प्रस्तावना पूर्व कथन पर आधारित है और अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है। ये बात आपको क्या है ध्यान में रखनी है। फिर देखिए दोस्तों मूल्यांकन, मूल्यांकन की यदि बात करें दोस्तों, मूल्यांकन दोस्तों 2 शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य जमा में अंकन। अब देखिए मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मूल्यों का निश्चयीकरण करना या मूल्यों की निश्चितता करना। फिर देखिए परिभाषा की यदि बात करूं तो मूल्यांकन वह निर्णय एवं विश्लेषण है जो विद्यार्थी के कार्यों की प्राप्ति कार्य की प्राप्त सूचनाओं से निकाला जाता है। मूल्यांकन दोस्तों 2 प्रकार का होता है, आंतरिक और बाह्य। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखिए मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं? तो देखिए मूल्यांकन के द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाया जाता है। बालकों के मानसिक विकास का पता लगाने हेतु मूल्यांकन किया जाता है। डिटेल में दोस्तों मूल्यांकन आप मनोविज्ञान की जो 5 यूनिट है उसमें अच्छे से कर लेना, बाकी संस्कृत में तो नॉर्मल प्रश्न आएंगे। फिर देखिए शिक्षकों की कुशलता का पता भी मूल्यांकन द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन बालकों के विकास की निरंतर गति देने में सहायक होता है। मूल्यांकन द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पाठ्यक्रम को समुचित परिवर्तन किया जा सकता है, यानी मूल्यांकन के द्वारा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर पाठ्यक्रम में समुचित परिवर्तन किया जा सकता है। फिर है मूल्यांकन द्वारा छात्र छात्राओं की क्षमताओं का भी पता लगाया जाता है कि छात्र छात्राओं ने क्या अचीव किया है, क्या छात्र छात्राओं की अचीवमेंट है, इस चीज का भी पता लगाया जाता है। फिर देखिए मूल्यांकन की विशेषताएं। देखिए दोस्तों सबसे पहले आती है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता क्या होती है कि अंक में समानता, उत्तर सार्वभौमिक। अब मैं कैसे अभी बताऊंगा आपको सार्वभौमिक। देखिए दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो होता है जिसका उत्तर सार्वभौमिक हो, सभी जगह एक ही उत्तर मिले। जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली है तो नई दिल्ली ही मिलेगी, कहीं देख लेना आप। इसमें दोस्तों अंक में समानता का मतलब क्या है? मैं कॉपी चेक करूं, किसी बालक के 9 नंबर आ रहे हैं जैसे, तो दूसरा एग्जामिनर चेंज करेगा तो भी 9 ही आएंगे, यानी इसके ऊपर किसी भी एग्जामिनर अपनी तरफ से फेरबदल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। वस्तुनिष्ठता इसी को ही बोलते हैं। ठीक है, यानी जिसके उत्तर निश्चित और सार्वभौमिक हो वो क्या है? वस्तुनिष्ठता है। तो ठीक है, फिर देखिए
वैधता, वैधता का मतलब होता है दोस्तों कोई भी परीक्षण या पेपर जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया है, यदि वह उस उद्देश्य की पूर्ति करता है तो वह वैध है, अन्यथा वह वैध नहीं है। फिर है विश्वसनीयता, विश्वसनीयता का मतलब होता है दोस्तों विश्वास करने योग्य है। और विश्वसनीयता का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अर्थ होता है दोस्तों परिणाम में संगतता। क्या? परिणाम में संगतता। तो ये आपको ध्यान में रखना है, परिणाम में संगतता। बस ये शब्दावली आप पकड़ लेना। परिणाम में संगतता क्या कहलाती है? विश्वसनीयता कहलाती है। कैसे? जैसे आज मेरा किसी ने परीक्षण लिया, वही परीक्षण मेरा 10 दिन बाद लिया, 30 दिन बाद लिया, महीने बाद लिया, यदि मेरे परिणाम में समानता आ रही है, संगतता आ रही है, मतलब क्या है? वो परीक्षण है, वो पेपर है, वो क्या है? विश्वसनीय है। क्या है? विश्वसनीय है। व्यवहारिकता, यानी व्यवहारिकता का गुण होना चाहिए एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण में या जो भी पेपर बनाए उसमें। विभेदकारी भी होना चाहिए। दोस्तों जो पेपर बनता है ना, जो भी पेपर बनता है उसमें दोस्तों आपको पता है 20% क्या होते हैं? बहुत ज्यादा टफ पर्सन होते हैं, 60% औसत होते हैं, और बाकी जो बच गए 20% वो मतलब और उनसे भी निम्न होते हैं, निम्न स्तर के प्रश्न होते हैं जो सभी कर देते हैं। और ये 20% क्या होते हैं? विभेदकारी, यानी व्यक्तिगत भिन्नता को क्या रखा जाता है? ध्यान में रखा जाता है। फिर है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो देखिए दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है लगातार, व व्यापक शब्द का अर्थ होता है सभी जगह एवं सर्वत्र। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य यह है कि यह विद्यार्थी की शैक्षिक एवं शैक्षिक गतिविधियों का निरंतर तथा नियमित रूप से क्या करता है? मूल्यांकन करता है। फिर देखिए उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण की यदि बात करें दोस्तों, तो जिस प्रकार वैद्य या डॉक्टर रोगियों का उपचार कर उन्हें उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करता है, उसी प्रकार शिक्षक छात्रों की अधिगम संबंधी त्रुटियों एवं परेशानियों को दूर कर ज्ञान प्राप्ति के लिए उत्तम दिशा की ओर अग्रसर करता है। तो देखिए दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण इससे पहले होता है दोस्तों निदानात्मक परीक्षण। क्या होता है? परीक्षण। अब निदानात्मक परीक्षण क्या होता है? बालक की समस्या को जानना, यानी बालक कहाँ अटक रहा है उसको जानना क्या है? निदानात्मक परीक्षण है। ठीक है। निदान का मतलब दोस्तों होता ही क्या है? कारण जानना होता है। क्या होता है? कारण जानना होता है। निदानात्मक परीक्षण के बाद दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? जो बालक की समस्या है या जो बालक की परेशानी है उसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है? उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है? उपचारात्मक शिक्षण। उद्देश्य देखिए दोस्तों, उद्देश्यों की बात करूं तो छात्र के अधिगम संबंधी दोषों का निराकरण करना, छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयों को दूर करना, संस्कृत भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, मंदबुद्धि बालकों में आत्मविश्वास जागृत करना, शिक्षण में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुसरण करना। फिर देखिए दोस्तों, प्रस्तावना कौशल का उद्देश्य पूर्व ज्ञान परीक्षण। प्रस्तावना पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है तथा अंतिम प्रश्न क्या होता है? समस्यात्मक होता है। ये चीज आपको क्या रखना। इसके बाद दोस्तों अपन करेंगे ये पीछे के एग्जाम के आए हुए संस्कृत भाषा के जो शिक्षण विधियों के प्रश्न है वो करेंगे दोस्तों अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज आपका थ्योरी का सेशन है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। एक दो बार आप रीडिंग लगा लेना दोस्तों, संस्कृत जो शिक्षण विधि की थ्योरी है उसके बाद अपन प्रश्न हल करेंगे। फिर आपके कोई डर नहीं रहेगा संस्कृत शिक्षण विधियों से संबंधित। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।